हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग इस वीडियो क्लास में पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी केमिस्ट्री का चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कार्बन के बारे में और उसके यौगिक किस प्रकार से बनते हैं, उनमें बॉन्डिंग किस तरीके से होती है, उनके स्ट्रक्चर्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे और एंडिंग में कुछ महत्वपूर्ण यौगिक जो हमारे सिलेबस में हैं उनको हम लोग कंप्लीटली कवर करेंगे। तो इसी वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को पूरा शुरू से अंत तक कंप्लीट कर देंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। खासतौर पर इसकी जो बॉन्डिंग इसमें पढ़ी जाती है वो बच्चों को थोड़ा सा टफ भी लगती है, तो आपको बहुत ध्यान देना है और सारा आपका अच्छे से आपको समझ भी आ जाएगा। कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट करके बताइएगा। आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और उसके बाद हम लोग इसको शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले कहा गया है कार्बन एक अधातु है और इसका प्रतीक C है। ठीक है, तो कार्बन अधातु का जो सिंबल है, जो संकेत है वो C है। और आगे कहा गया है सर्वोत्मुखी तत्व कार्बन भूपर्पटी में खनिजों के रूप में तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उपस्थित है। हमारे आसपास कार्बन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, खास तौर पर जीवों में, चाहे वो प्लांट्स हों, पादप या फिर एनिमल्स हों, जंतु, सभी में ही कार्बन के बहुत सारे यौगिक होते हैं। उदाहरण के तौर पर आपकी बॉडी में प्रोटीन बड़ी मात्रा में होती है, तो प्रोटीन भी कार्बन का ही एक कंपाउंड है। इसी प्रकार अन्य यौगिकों में भी कार्बन पाया जाता है, आपकी बॉडी में भी, प्लांट्स में भी और अन्य एनिमल्स में भी। तो जीवों में तो कार्बन बड़े पैमाने पर बड़ी मात्रा में यौगिकों के रूप में पाया जाता है। आपके आसपास हो सकता है आपको कार्बन उतना ज़्यादा तत्व के रूप में ना दिखाई देता हो। अगर आप वायु में भी देखें तो नाइट्रोजन 78% है, 78%, और उसके बाद ऑक्सीजन 21% है, 21%। उसके बाद ये 99% हो गया तो बचा सिर्फ 1%। 1% में ही बाकी सारी गैसें हैं। तो वहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत भले ही बहुत कम लग रहा हो, लेकिन कार्बन यौगिक के रूप में जीवों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसी प्रकार पृथ्वी के भीतर कार्बोनेट खनिज जो होते हैं उनमें भी कार्बन पाया जाता है। तो यदि आपसे ये पूछा जाता है कि आपके आसपास पृथ्वी पर कार्बन किन रूपों में उपलब्ध है, तो आप बोलेंगे पृथ्वी के भीतर कार्बन जो है कार्बोनेट खनिज के रूप में, इसके अलावा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये सब कार्बन के यौगिक हैं, इन रूपों में पाया जाता है। इसके अलावा सभी जीवों में कार्बन के यौगिक पाए जाते हैं, उदाहरण के तौर पर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह। ओके, आगे बढ़ते हैं। कहा गया है सभी सजीवों, पौधों और जंतुओं का शरीर कार्बन यौगिकों का बना होता है, ये मैंने आपको बता दिया। कार्बन की परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक 6 होता है और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 2,4 होता है। यानी इसके परमाणु के पहले कक्षक में अगर आप देखेंगे तो 2 और अगले कक्षा में अगर आप देखेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसकी आखिरी कक्षा में जो संयोजकता कक्ष है, आउटरमोस्ट शेल है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है। जैसा कि आप जानते हैं सभी तत्व ये प्रयास करते हैं कि उनकी आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। इसके लिए वो कई बार इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान भी करते हैं। जैसा कि आपने आयनिक यौगिकों में देखा कि जो धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देती हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल देती हैं, और अधातुएं इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती हैं, खुद में इलेक्ट्रॉन जोड़ लेती हैं, और इस प्रकार से वो अपनी आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कर पाती हैं। और ऐसा करने का उनका उद्देश्य ये होता है, हर एक तत्व का परमाणु ये चाहता है कि उसकी आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए ताकि उसमें स्थिरता आ जाए और वह अपने आसपास मौजूद जो इनर्ट गैस है, निष्क्रिय गैस है या उत्कृष्ट गैस है, नोबल गैस, उस जैसा हो जाए ताकि उसको किसी और की फिर ज़रूरत ना पड़े, किसी और से फिर क्रिया करने की आवश्यकता ना पड़े। तो हर एक तत्व चाहता है कि उसकी आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। जैसे कि आपने लास्ट चैप्टर में धातु अधातु चैप्टर में आपने पढ़ा कि वहाँ पर सोडियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1 होता है, वो अपनी आखिरी कक्षा का 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और जिसको ये इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है किसी अधातु को, वो इस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। तो धातुओं और अधातुओं में आपने देखा इलेक्ट्रॉन्स के आदान प्रदान से आबंध बन रहा था और आयनिक यौगिक बन रहा था। यहाँ पर अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का जैसा कि आपने देखा परमाणु क्रमांक 6 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 है। तो इसकी आउटरमोस्ट शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन है, अब ये 4 बहुत महत्वपूर्ण संख्या है। यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉनों को
या तो निकाल दे तो इसकी जो पहली कक्षा है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं वो 2 से ही पूरी हो जाती है। पहली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, वो 2 से ही पूर्ण हो जाती है। ठीक है, जैसा कि आपने 9th क्लास से पढ़ा होगा वोर-वरी का नियम, तो उसमें बताया जाता है कि प्रत्येक कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो पहली कक्षा में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तब तो ठीक है, इसके जो पहली कक्षा है वही आखिरी कक्षा रह जाएगी, फिर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये स्थिर हो जाएगा। पर एक प्रॉब्लम है यहाँ पर कि जब भी कभी हम किसी भी तत्व के परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो कार्बन को जब हम ऊर्जा देंगे तब इसके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब कुछ ऊर्जा लगेगी, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो और ज़्यादा ऊर्जा लगेगी, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो और ज़्यादा ऊर्जा लगेगी, और चौथा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो और भी ज़्यादा ऊर्जा लगेगी। इतनी ज़्यादा ऊर्जा जब आप एक कार्बन के परमाणु को दे देंगे तो वो खुद काफ़ी अस्थिर हो जाएगा, काफ़ी इनस्टेबल हो जाएगा, और तब तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं रहा। इलेक्ट्रॉन निकाल कर स्थिरता चाहिए थी और यहाँ तो वो हो गया अस्थिर, तो फिर क्या ही फ़ायदा हुआ। तो इसलिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन निकालता नहीं है और कार्बन C4+ धनायन नहीं बनाता। ओके, तो ये एक बात हो गई। तो अब दूसरी तरीके से अगर हम सोचें कि चलिए अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं पा रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन खुद में जोड़ ले, तो एक एक करके जब ये इलेक्ट्रॉन जोड़ेगा तब इसके पास एक दूसरी समस्या भी है कि कार्बन, क्योंकि ये इसका बहुत बड़ा साइज नहीं है, इसका एटॉमिक साइज परमाणु का जो आकार है वो बहुत छोटा है, तो उसमें पहले से ही 6 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन अगर और जोड़ते हैं आप तो 6 और 4 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इन 10 इलेक्ट्रॉनों को आप छोटे से आयतन में, छोटे से वॉल्यूम में जब आप रखेंगे तो पास होंगे ये काफ़ी, और इनमें काफ़ी रिपल्सन होगा, काफ़ी प्रतिकर्षण बल लगाएंगे एक दूसरे पर, और इससे परमाणु कैसा हो जाएगा, अस्थिरता आ जाएगी इसमें, और फिर वो अच्छे से स्थिरता के साथ रह नहीं पाएंगे। तो फिर इसका मतलब कार्बन 4 नेगेटिव ऋणायन बनाकर भी स्थिर नहीं होगा, तो फिर वो बनाता ही नहीं है। इसीलिए कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन देता है किसी को, ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी कि धनायन या ऋणायन नहीं बनाएगा। अब ये जब धनायन या ऋणायन नहीं बनाएगा तो इसका मतलब जो आयनिक यौगिक बना रहे थे धातु और अधातु मिलकर, वो ये नहीं बनाएगा। यानी कि कार्बन ना तो धनायन बनाएगा ना ही ऋणायन बनाएगा, और इस वजह से ये आयनिक आबंध नहीं बनाएगा। ये एक स्पेशल टाइप का आबंध बनाएगा, स्पेशल तरीके से अन्य परमाणुओं के साथ जुड़ेगा। हमको वही पढ़ना है कि कार्बन किस प्रकार से कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ या अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ जुड़ता है। देखिए क्या कहा गया है, कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोना या 4 इलेक्ट्रॉन किसी से प्राप्त करना, तो फिर उससे स्थिरता नहीं आ पाती है, इस वजह से वह ऐसा नहीं करता। अब ये क्या करता है, कार्बन अन्य तत्वों के साथ साझेदारी करके आबंध बनाता, शेयरिंग करता है। जैसे आप जब लंच होता है तो लंच में आप अपना टिफ़िन और आपका दोस्त अपना टिफ़िन दोनों बीच में रखते हैं और फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे के टिफ़िन से खाते हैं। तो इससे क्या होता है, दोनों के बीच एक बॉन्ड बन रहा होता है, दोस्ती का बॉन्ड बन रहा होता है। तब आप क्या कर रहे होते हैं, आपने किसी को पूरा टिफ़िन अपना दे नहीं दिया, ना ही उसने तुम्हें दे दिया, शेयरिंग कर रहे होते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है, बीच में रखकर। तो क्या होता है, यहाँ पर कंप्लीटली ट्रांसफर, गेन या लॉस नहीं हो रहा था। पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन आपने किसी को दिए नहीं, ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लिए, रादर दोनों ने मिलकर एक दूसरे का जो इलेक्ट्रॉन है उनको शेयर किया। तो कार्बन भी ऐसा ही करता है। कार्बन अपने इलेक्ट्रॉनों को दूसरे तत्व के इलेक्ट्रॉनों के साथ शेयर करता है। दूसरे तत्व के भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, खुद कार्बन के भी हो सकते हैं, शेयरिंग करेगा। अब शेयरिंग कैसे होगी वो हम लोग देखेंगे। एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी यानी शेयरिंग से जो आबंध बनता है उसे सहसंयोजी आबंध कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के बीच जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, साझा होते हैं, तब जो आबंध बनता है उसे सहसंयोजी आबंध कहते हैं। कार्बन के अतिरिक्त परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन आदि भी साझेदारी करके आबंध बनाते हैं, जो कि अभी हम लोग आगे उदाहरण में देखेंगे कि किस प्रकार से साझेदारी होती है, किस प्रकार से शेयरिंग हुआ करती है, किस प्रकार से आबंध बना करता है। चलिए देखते हैं। चलिए अब हम लोग उदाहरण देखेंगे कि किस प्रकार से सहसंयोजी आबंध बनता है, किस प्रकार से कोवेलेंट बॉन्ड बना करता है साझेदारी करके। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन, अगर आप देखिए तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो कि पहली कक्षा में मौजूद होता है। अब 2 हाइड्रोजन के परमाणु जब आएंगे तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। आखिरी कक्षा, बेसिकली इनकी जो आखिरी कक्षा वही पहली कक्षा है, ठीक है। तो ये दोनों इन इलेक्ट्रॉनों को आपस में शेयर करेंगे, साझा करेंगे।
इसको लगेगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके हैं और इसको लगेगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके हैं। किसी ने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया नहीं, दोनों ने बीच में रखे और साझा करे। तो यहाँ पर एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो एक बॉन्ड बन रहा है H और H के बीच, और क्या बन रहा है, H2 मॉलिक्यूल यानी H2 अणु बन रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम एक और उदाहरण देखें, ऑक्सीजन, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 होता है। ठीक है, अब बताओ, हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन था, उसको एक ही चाहिए था, तो एक शेयर कर लिया, दो हो गए, उसका काम दो से चल गया, क्योंकि पहली कक्षा में दो ही अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं। पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 है, इसको कितने चाहिए, यहाँ 6 है, कितने चाहिए, 2 और आ जाए, 6 में 2 मिल जाएंगे तो 8 हो जाएगा। पर ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, ना किसी को देगा, ये क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। तो हम ऑक्सीजन के आसपास जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतनी बिंदी रख देंगे। तो कितनी बिंदी रख देंगे, 6 बिंदी रख देंगे। ठीक है, अच्छा, अब किधर रखेंगे, तो देखो भाई, 2 शेयर करने हैं ना, तो 2 रखेंगे, जिसके साथ शेयर करेंगे उसकी तरफ, बाकी आप किधर भी रख लें। ऐसे दूसरा ऑक्सीजन का परमाणु आएगा, दोनों के साथ क्या होगा, शेयरिंग होगी। अब बताओ, 6 इलेक्ट्रॉन इसके, 6 इसके, ये ऐसे शेयर करेंगे, देखो 2 2 4 2 6 और ये 2 8 हो गए इसके 8, ऐसे 2 2 4 2 6 और ये 2 8, तो ये हो गए इधर शेयर। अब अगर आप देखें तो दोनों के बीच कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, 2 पेयर्स, 2 जोड़ी, तो 2 बॉन्ड बन जाएंगे, डबल कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, द्विसही संयोजी आबंध। ठीक है, O2 का अणु बन गया। ठीक है, O2 का अणु बन गया। तो H2 में भी कोवैलेंट बॉन्डिंग है, सहसंयोजी आबंध, O2 में भी सहसंयोजी आबंध। ध्यान से देख लीजिए सभी बच्चे, और आप इससे जो है अपने नोट्स भी साथ साथ बनाते चलें। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके तो नोट्स मैंने बनवा ही दिए पहले ही, पर जो अन्य बच्चे देख रहे हैं वो लोग साथ साथ नोट्स बनाते चलें। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा, बट इनको ध्यान से देख लीजिए, आपको आने चाहिए, कहने का मतलब। अगर आपको देखने से ही चीज़ें दिमाग में सेव हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट भूल सकते हैं आप, तो इसलिए नोट्स आप बनाते चलें, और आपके पास नोट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको ध्यान से देखते चलिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम तीसरा उदाहरण देखें तो नाइट्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5 होगा। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5 होगा। अब 5 का मतलब क्या है कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन और मिले तभी 8 कर पाएगा। ठीक है, 8 करना है ना, उद्देश्य तो 8 करने का है। अब 3 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करके चाहिए, तो ये क्या करेगा, दूसरे नाइट्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 1 2 3, और 2 अपने इधर रख लेगा। ऊपर भी रख सकते हैं, लेफ्ट में भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये जो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही मैटर करते हैं, वही बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। अब बताओ ये कितना हो गया, 3 3 6 2 8, और इधर 3 3 6 2 8, तो 8 8 हो गया ना शेयरिंग करके। तो भी क्या हुआ, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच 1 2 3, 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, तो 3 बॉन्ड बने, और ये क्या बन गया आपका, N2 का अणु बन गया। ठीक है, ध्यान से देखते चलिए। इन उदाहरणों से आपको सहसंयोजी आबंध कैसे बनता है ये बताया जा रहा है। बोर्ड में जो मॉलिक्यूल बनाने के आएंगे वो इससे थोड़े बड़े होंगे, जो कि अभी हम लोग वहां पहुंच रहे हैं, बट यहां से आप कॉन्सेप्ट समझते चलिए। ओके, अगर हम आगे बढ़े, अगर हम Cl की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक 17, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287। बताओ सबसे बाहरी कक्षा कौन सी है, ये वाली। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। कितने और चाहिए, एक और आ जाएगा तो फिर काम हो जाएगा इसका। तो क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, इधर 2 नहीं रखे क्योंकि इसको एक ही शेयर करना है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ये और एक ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 और एक इधर से 8। ठीक है, तो आई होप आपके डॉट दिख रही होंगी। ठीक है, डॉट ध्यान से देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को दर्शाया गया डॉट्स के द्वारा। ना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ तो बोलो 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से जो है 8 इलेक्ट्रॉन का जो अष्टक है वो पूरा किया जा रहा है। यहाँ देख पा रहे होंगे कि क्लोरीन और क्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड बना है और ये बन गया Cl2 का अणु। ओके, देख लीजिए ध्यान से। ठीक, अभी आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट,
अगर आप देखिए CH4 अणु कैसे बनता है, CH4 अणु कैसे बनता है। धीरे धीरे हम लोग अब मॉलिक्यूल का साइज, अणु का आकार बढ़ाएंगे। तो कार्बन, जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 2,4 होता है। तो कार्बन यहाँ पर क्या करेगा, इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं आखिरी कक्षा में, तो इसको 4 जब कोई शेयर करे इसके साथ तब 8 होंगे ना, तो अपने ये चारों इलेक्ट्रॉनों को ये एक एक तरफ रखता है। ठीक है, देख पा रहे होंगे। अब हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन आएंगे 4, और चारों हाइड्रोजन क्या करेंगे, ये देखो, एक अपना और एक ये शेयर होके 2 कर लिए। हाइड्रोजन ने अपना काम बना लिया, चारों हाइड्रोजनों ने अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन करने थे वो कर लिए, पर कार्बन का भी काम बन गया साथ में। देखो, खुद के इलेक्ट्रॉन के साथ साइड वाला जो परमाणु आया उसके इलेक्ट्रॉन भी तो शेयर करना है। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 हो गए। तो कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया इधर, एक बॉन्ड बनाया इधर, एक बॉन्ड बनाया इधर, एक बॉन्ड बनाया इधर, तो ये बन गया क्या, CH4 का अणु। तो CH4 अणु में इस प्रकार से आपको सहसंयोजी आबंध दिखाई देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से शेयरिंग करके बॉन्ड बना करते हैं, खासतौर पे कार्बनिक यौगिक में, कार्बन के कंपाउंड्स में। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, कुछ और हम लोग उदाहरण देखते हैं, बाकी आगे तो देखेंगे ही। नेक्स्ट नंबर देखिए, अगर हम CO2 की बात करें तो फिर से कार्बन जो है परमाणु क्रमांक 6 के हिसाब से इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 हो जाएगा। तो अब कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, अब ये ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा, तो ऑक्सीजन क्योंकि एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो ये ऑक्सीजन के लिए 2-2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रखेगा। ऑक्सीजन जिसको कि आप जानते हैं परमाणु क्रमांक 8 होता है उसका, 2,6 उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए 6 ये और 2 ये 8, ये सर्कल आपको सही से बनाना है, 2 2 4 2 6 2 8। तो ऑक्सीजन के 8 हो गए। अब कार्बन क्या करेगा, इस तरीके से करेगा कि 2 अपने 2 इसके 4, 2 अपने 2 इसके 4, 4 और 4 8। तो यहाँ पर कार्बन ने इधर बनाया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और इधर ही बनाया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, तो ये बन गया CO2 का अणु। ठीक है, क्या बन गया, ये CO2 का अणु बन गया। क्या बोलते हैं इसको, सभी को मालूम है, कार्बन डाइऑक्साइड। देख लें ध्यान से सभी बच्चे, डॉट्स पे ध्यान दीजिए, सर्किल पे ध्यान दीजिए। आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्लास को लाइक कर दें सभी लोग, और कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। पिछले के जो 3 पार्ट हम लोगों ने पढ़े हैं, बच्चों ने उसको अच्छे से देखा है, पर कई बच्चे अभी नहीं देख पाए हैं क्योंकि सबको पता नहीं चल पाया है। जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, ये एक सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं हाई स्कूल की पूरी विज्ञान फ्री सभी को पढ़ा रहा हूँ, पूरी तरीके से पूरा कोर्स सिंगल एक वीडियो के फॉर्म में। तो सभी लोग इस पूरी सीरीज़ को देखेंगे और इससे आपको पूरे साइंस के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, अच्छे से समझ आ जाएगी। इसके बाद आपको सिर्फ एक काम करना रह जाएगा, वो होगा प्रश्नोत्तरों की प्रैक्टिस करना। जो NCERT के प्रश्नोत्तर हैं और जो बोर्ड में पूछे गए हैं उनको आपको रिवाइज कर लेना होगा। और जब आप कॉन्सेप्ट और क्लास अच्छे से देखे होंगे, अच्छे से समझे होंगे, तो प्रश्नोत्तर भी मैक्सिमम सारे आपको आ रहे होंगे, बट फिर भी पढ़ना और रिवाइज करना जरूरी रहता है। थ्योरी सारी मैं कवर कर दूंगा इसमें, ठीक है। तो जो लोग डायरेक्टली ये क्लास देख रहे हैं, इससे पहले के 3 पार्ट भी पढ़ा दिए गए हैं, तो इसके बाद आप उनको भी देख लें या पहले उसको देख लें उसके बाद देख लीजिए, मतलब सारे आपको देखने हैं, ठीक है, ये इंश्योर करें। नाउ अगर मैं आगे बढ़ूँ तो एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वाटर। तो वाटर का जो अणु है, जल का जो अणु है, उसको अगर आप देखोगे तो बताइए यहाँ पर जो ऑक्सीजन है 2,6, कितने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 2 चाहिए, 6 वाले में 2 मिल जाएंगे तो फिर 8 हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इधर रखता है और बाकी अलग अलग। एक क्यों रखा, क्योंकि उसको पता है हाइड्रोजन तो एक ही शेयर कर पाता ना, उसके बाद एक ही है ही, तो क्या करेगा बेचारा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एक और ये ऑक्सीजन का एक मिला के हाइड्रोजन के लिए तो 2 से हो गए, ऐसे इधर से ये 2 हो गए, ठीक। हाइड्रोजन के काम हो गया। ऑक्सीजन को देखो 1 2 3 4 5 6 और एक एक इधर से मिला, तो 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये, तो ऑक्सीजन के भी कितने हो गए, 8। इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड इधर हाइड्रोजन के साथ बनाया, एक इधर बनाया, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन उसके ऐसे रखे ही रहे,
ठीक है, इनको आप ऐसे कर सकते हैं ताकि अलग से ये दिखाई दें कि ये सिर्फ रखे रहे हैं। इनको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तो ये आपने देखा सहसंयोजी आबंध कैसे बनता शेयरिंग करके, और सहसंयोजी यौगिक कई सारे देखे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे और कार्बन के यौगिक देखेंगे, उसमें भी ये आपको वापस से फिर शेयरिंग दिखाई देगी, बट आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे किस प्रकार से शेयरिंग हुआ करती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कहा गया है ये जो सहसंयोजी यौगिकों के बारे में भी आप पढ़ रहे थे, आप देख रहे थे सहसंयोजी यौगिक कैसे बनते हैं, तो ये सहसंयोजी यौगिक और उनके भौतिक गुण क्या होते हैं। तो कहा गया है कि जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं, क्योंकि इनके बीच अंतरा अणुक बल बहुत कम होता है। जैसे आपके पास कोई सहसंयोजी यौगिक है, कार्बन का कोई भी ऐसा यौगिक मान लीजिए, या कोई भी अन्य यौगिक जिनके जो कोवेलेंट बॉन्डिंग से या सहसंयोजी आबंध से बना है, तो कहा गया है कि उनके बीच बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन नहीं होता, बहुत प्रबल आकर्षण बल नहीं होता, इसलिए उनको आप थोड़ा सा गर्मी, थोड़ा सा ऊष्मा देकर भी पिघला सकते हैं, यानी आसानी से वो पिघल जाते हैं। या लिक्विड फॉर्म में है, द्रव फॉर्म में, तो आसानी से उबल जाएंगे, यानी उनका गलनांक और क्वथनांक काफ़ी कम होता है। ठीक है, क्योंकि उनके बीच आकर्षण बल उतना स्ट्रांग नहीं है। दूसरा कहा गया सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनों के बीच और कोई आवेशित कण नहीं होता। तो देखो जो सहसंयोजी यौगिक हैं इनमें ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा, सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज हो गए हैं या फिक्स हैं अपनी जगह पर, तो मतलब इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर जब गति करेंगे पूरे क्रिस्टल में या पूरे यौगिक में, तो क्या होगा पूरी संरचना में, तब विद्युत का संचालन होगा। तो इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते मूवमेंट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर पाते, फ्रीली गति नहीं कर पाते, फ्रीली गतिमान नहीं होते, इसलिए इनमें विद्युत का जो है संचालन नहीं हो पाता, इसलिए ये विद्युत के कुचालक है। ओके, बोर्ड में ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, तो ये जो है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है, याद रखेंगे आप इसको, क्या कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, जो सहसंयोजी यौगिक हैं, उनके गुण क्या होते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा गया कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति, कार्बन काफ़ी ऑलराउंड तरीके से बिहेव करता है। सबसे पहले कहा गया दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रृंखलन यानी कि कैटिनेशन, और चतुस्संयोजकता यानी कि टेट्रावैलेंसी। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहा गया है कि कार्बन की ये जो दो गुण हैं, दो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बहुत बड़ा कारण है कि कार्बन बहुत सारे यौगिक बनाता है। अन्य सभी तत्वों की तुलना में कार्बन के यौगिक बहुत ज़्यादा होते हैं। जब आप आगे चल के केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि केमिस्ट्री के जो 3 इम्पॉर्टेंट जो है पार्ट्स करे जाते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अकार्बनिक रसायन में आप सभी तत्वों के यौगिक और उनके गुण पढ़ते हैं, पर कार्बनिक रसायन में अकेला आप कार्बन के यौगिकों को पढ़ते हैं। तो कार्बन के खुद के यौगिक इतने ज़्यादा होते हैं कि उनको अकेले आप एक किताब में सिर्फ उसी को पढ़ते हैं और बाकी सबके एक किताब में। और फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग भौतिक रसायन पढ़ते हैं, अपने आसपास होने वाली जो घटनाएं हैं जिनमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व है उनको पढ़ा करते हैं। तो कार्बन में ये क्या खास बात है कि उसके बहुत सारे यौगिक बना करते हैं। बोर्ड में पूछा जाता है कि कार्बन की भी 2 गुण बताइए जिस वजह से उसके बहुत बड़ी संख्या में यौगिक बना करते हैं। तो यही 2 गुण है, श्रृंखलन और चतुस्संयोजकता। कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला और वलय संरचना वाले यौगिकों का निर्माण करते हैं। यहाँ ठीक है, कार्बन क्या करता है, कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ या अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ लॉन्ग चेन बनाता है, या ब्रांच के रूप में जुड़ा होता है, या साइक्लिक रूप में जुड़ा होता है, और बहुत सारे कंपाउंड बनाया करता है। ठीक है, तो ये एक वजह हो गई। दूसरा चतुस्संयोजकता, कि कार्बन की आप देख सकते हैं वैलेंसी 4 है, कार्बन के आखिरी कक्षा में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक समय में 4 लोगों से जुड़ सकता है। और वो 4, जैसे अभी आपने देखा CH4 में 4 हाइड्रोजन के परमाणुओं से जुड़ा, तो चारों हाइड्रोजन के परमाणु हो सकते हैं या अलग अलग तत्वों के भी परमाणु हो सकते हैं। तो कार्बन एक समय में 4 परमाणुओं से जुड़ सकता है, और वो चारों अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं। तो बड़ी संख्या में कंपाउंड बनेंगे कि चारों एक से हैं, या 2 एक से हैं, 2 अलग है, या 3 एक से हैं, 1 अलग है। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक समय में वो कई तरीके से जुड़ सकता है। अब अगर किसी तत्व की जो संयोजकता है वो 1 हुई, तो वो तो एक बार में एक ही व्यक्ति से जुड़ पाएगा ना, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 है, कार्बन की आखिरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक साथ में 4 लोगों से जुड़ा करता है। ठीक है, या जैसे आपने CO2 में देखा 2 ही परमाणुओं से जुड़ा, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दे रहा था, अकेला 1 ऑक्सीजन।
तो एक समय में कार्बन कई परमाणुओं के साथ जुड़ सकता है और उसकी संयोजकता 4 होने से उसको ये फायदा मिलता है और वो कई सारे यौगिक बनाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है कार्बन के अपरूप। तो अपरूप का क्या मतलब होता है बच्चों? किसी भी तत्व के, किसी भी एलिमेंट के जो अलग अलग भौतिक रूप होते हैं, किसी भी एलिमेंट के जो अलग अलग भौतिक फॉर्म्स होंगी, किस किस भौतिक रूप में वो पाया जा सकता है, वो उसके अपरूप कहलाते हैं। जैसे अगर हम कार्बन की बात करें तो यह कोयले के रूप में भी पाया जाता है, हीरे के रूप में भी पाया जाता है, ग्रेफाइट के रूप में भी पाया जाता है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कार्बन के 3 महत्वपूर्ण अपरूप जो कि आपके 10वीं के सिलेबस में आपसे पूछे जाएंगे। तो 3 इम्पॉर्टेंट जो फॉर्म्स हैं वो क्या है? एक तो है डायमंड यानी कि हीरा, और एक है ग्रेफाइट, और एक है फुलरीन, बकमिस्टर फुलरीन। ठीक है, यहाँ पर हमें इन तीनों के बारे में पढ़ना है और इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ भी थोड़ी जाननी है जिनमें से बोर्ड में सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे हीरा किस तरीके से बना होता है उस पर। अगर हम हीरे की बात करें तो ये पत्थर के रूप में होता है। जब हम इसको माइनिंग करके, खदान से निकालते हैं खनन करके, तो ये पत्थर के रूप में होता है और इसमें चमक नहीं होती है। पर इसकी सतह पर घिसाई करके, कट्स बना के, ऐसे एंगल्स बना दिए जाते हैं, ऐसे कोण बना दिए जाते हैं इसकी सतह पर कि जब इसमें प्रकाश प्रवेश करे, इस पर जब प्रकाश पड़ता है तो फिर वो भीतर ही भीतर परावर्तित होता रहता है बार बार, और इस वजह से इसमें चमक आ जाती है। तो हीरा जब प्राकृतिक फॉर्म में मिला करता है तब वो पत्थर के रूप में रहता है और उसमें इतनी चमक नहीं होती। तब उसकी सतह पर शार्प कट्स बना के और एंगल्स बनाकर उसको इस तरीके से तैयार किया जाता है कि जब उसमें प्रकाश प्रवेश करे तो बार बार भीतर ही परावर्तित होता रहे और इस वजह से वह चमकीला दिखता है। अगर हम हीरे की बात करें तो इसमें जो कार्बन के परमाणु होते हैं, क्योंकि ये कार्बन से ही बना होता है, उनका कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, यानी एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से जुड़ा होता है। इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, इसी प्रकार फिर ये कार्बन एटम भी 4 कार्बन एटमों से जुड़ा होगा। ठीक है, हर कार्बन एटम इसी प्रकार 4 कार्बन एटम से जुड़ा होता है। तो डायमंड के क्रिस्टल में अगर आप देखेंगे, ये डायमंड की फोटो नहीं है, डायमंड में कार्बन एटम्स का किस प्रकार से अरेंजमेंट होता है, कार्बन एटम की व्यवस्था किस तरीके से होती है, किस तरीके से वो व्यवस्थित होते हैं। तो डायमंड के क्रिस्टल में प्रत्येक कार्बन एटम हर 4 कार्बन एटम से जुड़ा होता है और चारों तरफ से बराबर बराबर आकर्षण बल हर कार्बन एटम पर लगता है। इसके रिजल्ट से होता ये है कि प्रत्येक कार्बन एटम अपनी जगह पर फिक्स रहता है। कोई भी कार्बन एटम, कार्बन का परमाणु अपनी जगह से हट नहीं पाता, अपनी जगह परिवर्तित नहीं कर पाता, वो अपनी जगह पर टाइटली फिक्स रहता है। इससे होता क्या है कि डायमंड के क्रिस्टल में सारे कार्बन एटम टाइटली फिक्स होते हैं अपनी जगह पर और इसलिए डायमंड काफ़ी हार्ड होता है। इनफैक्ट डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है प्रकृति में। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, इतना कठोर कि इससे जो है शार्प एज वाले इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाए जाते हैं, यानी कि पैने किनारों वाले, पैने कोने वाले इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाए जाते हैं जिससे कि पत्थर काटा जाता है या कांच काटी जाती है। कांच काटने वाला जो चाकू होता है उसकी टिप पर एक नुकीला सा डायमंड का टुकड़ा लगा रहता है जो कि ग्लास को काटने में हेल्प करता है। इसी प्रकार पत्थर को काटने के लिए रॉक ड्रिलर्स वगैरह जो होते हैं वहाँ पर भी डायमंड का यूज़ रहता है आगे टिप पर, वो ड्रिलिंग करने में हेल्प करता है। अगर हम लोहे को यूज़ करेंगे पत्थर को काटने के लिए तो आपको पता ही होगा कि पत्थर को घिसते घिसते लोहा खुद ही घिस जाता है, मोथरा हो जाता है, तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो ये जो है डायमंड जो बहुत हार्ड है, इनफैक्ट सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, उसके हम पैने करके औजार बनाएंगे जिससे कि हम और सभी चीज़ों को काट पाएँ। ठीक है, तो डायमंड के बारे में यहाँ तक चीज़ें पूछी जाती है। नेक्स्ट नंबर पर अगर हम बात करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट आपने कहाँ देखा होगा, पेंसिल के भीतर की जो रॉड होती है ब्लैक कलर की, वो ग्रेफाइट से बनी होती है। ठीक है, इसी प्रकार सेल के भीतर जो रॉड होती है, जो सेल पड़ता है रेडियो वगैरह में, तो उसमें जो भीतर काले रंग की रॉड होती है वो भी ग्रेफाइट से बनी होती है। ग्रेफाइट में जो कार्बन का अरेंजमेंट है कुछ इस प्रकार से होता है।
इस तरीके से कार्बन एटम्स जो हैं व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, ये एक लेयर हो गई, ऐसे इसके नीचे एक और लेयर होगी। ठीक है, देखते जाए सभी लोग। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कार्बन एटम्स इस तरीके से अरेंज्ड हैं, हेक्सागोनल रिंग्स बन रही हैं, षटभुजीय रिंग बन रही हैं। और इसके अलावा हर कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा है। इनके बीच में बीक अट्रैक्शन भी रहता है लेयर्स के बीच में। ठीक है, लेयर्स के बीच में बीक अट्रैक्शन भी रहता है, जिससे ये लेयर्स एक दूसरे को पकड़े रहती हैं। ग्रेफाइट की लेयर्स आपको अलग अलग थोड़ी ना दिखती हैं, वो एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहती हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दूर बनाया ताकि आप देख पाएँ। ग्रेफाइट के क्रिस्टल में हर एक कार्बन एटम जो होता है वो 3 कार्बनों से जुड़ा होता है। अब कार्बन के आखिरी कक्षा में संयोजकता कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 है। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है आखिरी कक्षा में, इनमें से कार्बन 3 इलेक्ट्रॉनों का ही यूज कर रहा है यहाँ पर आबंध बनाने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए। और कैसा बॉन्ड बनना है? सहसंयोजी आबंध, जो कि अभी आपको बताया शेयरिंग करके बनता है, साझा इलेक्ट्रॉन साझा करके बनता है आपस में। अब यहाँ पर जो 4 इलेक्ट्रॉन है उनमें से 3 ही इलेक्ट्रॉन को वो यूज कर रहा है हर कार्बन एटम। देखो, एक इधर एक इधर एक इधर, ये वाला कार्बन एक इधर एक इधर एक इधर। अब फोटो तो कहीं ना कहीं रुकेगी ना, तो अब से ये कार्बन एक इधर से जुड़ रहा है, एक इधर जुड़ रहा है, एक इधर भी जुड़ा होगा। तो हर कार्बन 3 ही कार्बनों से जुड़ा होता है। और एक इलेक्ट्रॉन जो उसका है आखिरी कक्षा का, वो फ्री रहता है। हर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। और जब आप इससे इलेक्ट्रिसिटी के टर्मिनल से आप इसको बैटरी के टर्मिनल से जोड़ेंगे तो आप देखेंगे इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। वैसे कार्बन अधातु है, लेकिन उसका ये जो रूप ग्रेफाइट है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, विद्युत का संचालन करता है, विद्युत का सुचालक होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक कार्बन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है जो कि विद्युत का संचालन करा पाता है। ओके, इसके अलावा और एक चीज़ आप जान लीजिए कि ग्रेफाइट जो होता है उसको अगर आप ऐसे हाथ से, आप पेंसिल की जो रॉड होती है आगे, उसको ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो आप देखेंगे उंगलियां जो है हमारी काफ़ी स्लिपरी हो जाती हैं वहाँ पर, जहाँ पर ग्रेफाइट लग जाता है। तो काफ़ी ये स्मूथ सब्सटेंस होता है। तो अगर आप इसको बल लगाकर या आप दाब लगाकर पीस देते हैं पाउडर के रूप में, तो ये काफ़ी स्लिपरी पाउडर हो जाता है। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि इसको प्रयोग किया जाता है मशीनों में लुब्रिकेंट के तौर पर। जो मशीनें उच्च तापमान पर काम करती हैं उसमें अगर आप ऑयल और ग्रीस डालेंगे तो वो तो गर्म होकर उड़ जाएगा ना, तो वो काम नहीं कर पाएगा वहाँ पर। तो वहाँ पर ये ड्राई लुब्रिकेंट के तौर पर काम करता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट को पीसकर पाउडर की फॉर्म में मशीनों में लुब्रिकेंट के तौर पर यूज करते हैं, जिससे कि मशीन के पुर्जे आपस में रगड़कर घिसे ना और स्मूथली चल पाएँ। ओके, तो ये ग्रेफाइट के बारे में यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज फुलरीन। फुलरीन की अगर हम बात करें तो आपने फुटबॉल देखी होगी। फुटबॉल में बहुत सारे पेंटागन्स और हेक्सागन्स होते हैं, पंचभुज और षटभुज होते हैं। तो बिल्कुल फुटबॉल की तरह ही फुलरीन के स्ट्रक्चर में कार्बन के 60 परमाणु, 60 एटम्स कुछ इस तरीके से जुड़े होते हैं जैसे कि वो गेंद की संरचना बना लेते हैं, फुटबॉल की संरचना बना लेते हैं। फुटबॉल में आपने देखा होगा कई सारे षटभुज और पंचभुज होते हैं, पेंटागन्स और हेक्सागन्स होते हैं। तो वहाँ पर जो पेंटागन्स और हेक्सागन्स, षटभुज और पंचभुज के जो कोने होते हैं, शीर्ष होते हैं, उन शीर्षों पर एक एक कार्बन एटम अरेंज हो, इस तरीके से फुलरीन बना होता है। अब ये फुलरीन जो होता है चिमनी के भीतर से जो ब्लैक मटेरियल निकलता है उसमें पाया जाता है, ये ऑब्जर्व किया गया है। और इसको C60 के रूप में लिखते हैं, C60, क्योंकि 60 कार्बन एटम से मिलाकर ये बनता है। तो ये फुलरीन को सिम्बोलिकली हम ऐसे दर्शाते हैं। तो ये कुछ बातें आपको कार्बन के अप्रूप के बारे में जाननी थी। इसके अलावा कार्बन के और भी अप्रूप होते हैं, जैसे कि कोयला भी कार्बन का एक अप्रूप है। ठीक है, खैर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का आगे का पार्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं। अब कहा गया है कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? तो देखिए बच्चों, जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन के यौगिक होते हैं, उनको नाम दिया गया है कार्बनिक यौगिक। पर अगर आप इसके बारे में देखें तो पुराने समय से ऐसा माना जाता रहा है कि वे यौगिक जो लिविंग मटेरियल में या लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं, जो सजीव प्राणियों से प्राप्त होते हैं या उनसे डेराइव किए जाते हैं, उनको हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं।
हालांकि आगे चल के ये डेफिनेशन थोड़ी सी मॉडिफाई भी हुई कि जो कार्बन के यौगिक हैं उनको हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और कार्बनिक यौगिक की एक बड़ी श्रेणी है हाइड्रोकार्बन। आगे हम लोग और भी टाइप्स देखेंगे, पर मुख्य जो कैटेगरी है कार्बनिक यौगिक की जो आपको पढ़नी है वो है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा होगा, हाइड्रो हाइड्रोजन से लिया गया है और कार्बन कार्बन से लिया गया है। तो हाइड्रोजन और कार्बन सिर्फ इन दो तत्वों से मिलके जो कार्बनिक यौगिक बनेंगे उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो हाइड्रोकार्बन क्या होंगे? वे कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से बनते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन यहाँ पर बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं सैचुरेटेड और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक और नाम भी होता है एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक और नाम एल्केन। वहीं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दो टाइप्स होते हैं, एक का नाम होता है एल्कीन और एक दूसरे का नाम होता है एल्काइन। ठीक है, अब जो एल्केन्स हैं यहाँ आप जब आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एल्केन्स में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच आपको सिंगल बॉन्ड दिखेगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड दिखेगा। ठीक है, इनमें क्या होगा, आपको सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ही दिखेंगे। इनमें आपको कहीं कहीं पर डबल बॉन्ड दिख जाएगा, इनमें आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख जाएगा। अब ये सिंगल डबल ट्रिपल क्या है, ये एक एक करके हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं एल्केन्स को। एल्केन्स को तो ये वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है सिर्फ। ठीक है, इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। CnH2n+2। अब n की वैल्यू आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे रखते जाइए और आपको एल्केन्स मिलते जाएंगे। तो जैसे ही हम n बराबर 1 डालेंगे, n बराबर 1 तो h कितना हो जाएगा, 2 बन जाएगा, 2 और 2 4, तो C1H4। अब इसको C1H4 लिखने की जगह हम CH4 लिखते हैं। ठीक है, CH4 लिखते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा ये भी देखना जरूरी है। ठीक है, सभी लोग देख लीजिए। कार्बन होगा और वो 4 हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, तो चारों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन आपको ऐसे दिखेगा कार्बन का, और हाइड्रोजन भी चारों तरफ से एक एक करके आप ऐसे अरेंज कर दीजिए, और ये हाइड्रोजन की डुप्लेट कंप्लीट हो गई 2-2 इलेक्ट्रॉनों की। और वहीं अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन इस तरीके से अपनी ऑक्टेट अष्टक पूरा कर लेगा, 2 2 4 2 6 2 8। तो यहाँ पर कार्बन ने एक सिंगल बॉन्ड इधर बनाया, सिंगल बंध एकल बंध, तो ये चारों तरफ सिंगल सिंगल बॉन्ड बन गया। ठीक है, ऐसे अगर हम n की जगह 2 रखें तो C2H 2 2 4 और 2 6 C2H6। अब यहाँ पर 2 कार्बन एटम होंगे। ठीक है, अब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच तो सिंगल बॉन्ड ही बन सकता है, पर कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकते हैं। पर यहाँ क्योंकि हम एल्केन पढ़ रहे हैं तो एल्केन इनमें सिंगल बॉन्ड ही होगा। तो एक एक इलेक्ट्रॉन ये आपस में रखेंगे शेयरिंग करने के लिए, बाकी 3-3 इलेक्ट्रॉन ये रखेंगे हाइड्रोजन के लिए। इधर से एक हाइड्रोजन, इधर से एक हाइड्रोजन, इधर से एक हाइड्रोजन, ऊपर से एक हाइड्रोजन, इधर से एक हाइड्रोजन, इधर से एक हाइड्रोजन। ये हो गए 2 हाइड्रोजन के, इधर 2, इधर 2, इधर 2, इधर भी 2 और इधर भी 2। अगर हम कार्बन की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 2 2 4 2 6 2 8, और यहाँ आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से बड़े कर देता हूँ। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि कार्बन के चारों तरफ किस तरीके से सिंगल बॉन्ड बने हैं। कार्बन ने 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ इधर बनाए, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ इधर बनाए, और ये सिंगल बॉन्ड, ये बन गया C2H6। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए।
नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको, ठीक है। लेकिन हम लोग आगे बढ़े उससे पहले हम इनका नाम भी लिख लेते हैं। एक कार्बन वाला है तो इसको बोलते हैं मेथ, और एल्केन है तो एन लगा देंगे पीछे। दो कार्बन वाला है तो एथ, और एल्केन है तो एन लगा देंगे पीछे। तो मीथेन, इथेन, ठीक है। देखते चलिए साथ साथ, क्योंकि अभी आगे बढ़ जाएंगे तो फिर वापस नहीं आएंगे इधर। मीथेन, इथेन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब जैसे आप n बराबर 3 डालेंगे तो 3 2 जार 6 और 2 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 कार्बन एटम आपको बनाने होंगे, क्योंकि 3 कार्बन है। कार्बनों के बीच आपको सिंगल सिंगल बॉन्ड ही रखना है, और बाकी के इलेक्ट्रॉन रखेंगे हम हाइड्रोजन के लिए। एक हाइड्रोजन इधर से, एक इस तरफ से, एक इस तरफ से। हर कार्बन के आसपास 4 ही बॉन्ड बनेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। ये यहां पर इस तरीके से ये हाइड्रोजन की डुप्लेट कंप्लीट हो गई है। यहां कार्बन के आसपास 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, यहां पर भी हो गए हैं, और यहां पर भी हो गए, ठीक है। अब अगर हम इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएं, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये हर जगह एकल सहसंयोजी आबंध बन रहा है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। इसका क्या नाम होगा? 3 कार्बन है तो इसको हम बोलेंगे क्या? प्रोप, प्रोप एन। तो 3 हो गए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। अब अगर हम 4 कार्बन ले लेते हैं तब हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4 2 जार 8 और 2 10, C4H10। ऐसे करके हम 4 कार्बन रखेंगे, चारों के बीच इस तरीके से सिंगल बॉन्ड बनने के लिए इलेक्ट्रॉन्स रख दिए गए हैं, और ये हाइड्रोजन के साथ बाकी के इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। इधर एक, इधर एक, ये हाइड्रोजन आके करेगा इनके साथ शेयरिंग। ऐसे ये इधर इधर ये इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन ने शेयर किए। ओके, ये आप देख पा रहे होंगे कि हाइड्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉन्स का डुप्लेट कंप्लीट कर ले रहा है। यहाँ आप देखिए 8 कंप्लीट हो गए कार्बन के, यहाँ पर भी 8, 2 इधर 2 इधर 2 इधर, और ये इधर आपको शायद दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा सा, अभी ठीक है दिख रहा होगा आपको। नेक्स्ट ये और ये, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कार्बन के सारे जो बॉन्ड्स हैं वो बन चुके हैं। इस प्रकार से आपको 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जोड़ देने हैं। चेन लंबी होती जा रही है, हाइड्रोकार्बन चेन है ये। इसको हम क्या नाम देंगे? ब्यूटेन। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। तो इसी तरीके से हम चेन को बढ़ाते चले जाएंगे। अभी हम और एक स्ट्रक्चर आपको बता देते हैं, उसके बाद फिर आप आगे इसी तरीके से कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज 5 कार्बन एटम्स वाला एल्केन। जब हम यहाँ 5 कार्बन एटम रखेंगे तब क्या हो जाएगा? 5 2 जार 10 और 2 12 हो जाएगा। तो अब हम 5 कार्बन एटम्स को ऐसे व्यवस्थित करेंगे। बाकी के इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से हाइड्रोजन एटम्स के साथ शेयरिंग करने के लिए रहेंगे।
और हम यहाँ पर देखें कि हाइड्रोजन अपनी डुप्लेट कंप्लीट कर ले रहा है 2 इलेक्ट्रॉनों की नीड। ठीक, और यहाँ पर कार्बन के भी आसपास 8 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं। ठीक, और इस तरीके से कार्बन के आसपास सर्कल्स में आप 8 इलेक्ट्रॉनों को देख पा रहे होंगे। कार्बन के आसपास हाइड्रोजन परमाणुओं का अरेंजमेंट कुछ ऐसा है। पांच कार्बन का एल्केन, और इसको हम कहेंगे पेंटेन। ये हो जाएगा पेंटेन। ओके, इसी प्रकार आप आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या आया, मीथेन, फिर ईथेन, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 कार्बन एटम के अकॉर्डिंग है। 6 कार्बन होंगे तो उसे कहेंगे हेक्सेन, 7 होंगे तो हेप्टेन, 8 होंगे तो ऑक्टेन। इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए नाउ अब हम लोग आगे बढ़े तो एल्केन के बाद नंबर आता है एल्कीन्स का, और इनका जो जनरल फार्मूला है, वो है CnH2n। इनका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n, यानी कार्बन जितने होंगे हाइड्रोजन उससे दुगने होंगे। एल्केन में क्या था, कार्बन अगर n है तो हाइड्रोजन 2n+2, दुगने से 2 ज़्यादा। यहाँ कार्बन n है तो हाइड्रोजन 2n होंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ शुरू करें तो यहाँ शुरुआत कार्बन 2 से होती है, तो C2H4। ये वो हाइड्रोकार्बन है जिसमें आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो यहाँ कार्बन और कार्बन के 2 परमाणुओं के बीच दोनों कार्बन 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। बाकी एक इधर हाइड्रोजन के लिए, एक इधर हाइड्रोजन के लिए, एक इधर एक इधर। ये हाइड्रोजन इधर आएगा, ये इधर से, ठीक है। और ये देखिए आप, कार्बन के आसपास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 4 5 6 7 8। यहाँ पर भी 8 हो गए। ठीक है, अगर आप इसको बॉन्ड के रूप में बनाएंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड दिखेगा और हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ सिंगल बॉन्ड दिखेगा। ठीक है, अगर इसके नाम की बात करें तो क्योंकि 2 कार्बन के लिए एथ यूज किया था, अभी भी वही रहेगा, पर एल्केन की जगह एल्कीन पढ़ रहे हैं अब हम लोग, तो ईन आ जाएगा पीछे। सेम अगर हम आगे बढ़े, 3 कार्बन लगाएंगे तो यहाँ C3H6 बनेगा, देखिए, और 3 कार्बन एटम्स यहाँ हैं। यहाँ आप कहीं पर भी डबल बॉन्ड बना लीजिए, अगर आप यहाँ डबल बना ले रहे हैं तो भी ठीक है, या इधर डबल बना लीजिए, कहीं एक जगह डबल बना लीजिए। एक से अधिक डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, पर अभी आपको मॉलिक्यूल में एक ही डबल बॉन्ड होगा, वो वाला जो है स्ट्रक्चर समझना है। कार्बन के आसपास 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 ये हो गए, इसके 3 हो गए तो 4, इसके ये 4 हो गए। अब हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये पेयरिंग हो रही है इस तरीके से, और ये अगर आप देखेंगे तो ऐसे दिखेगा आपको, 4 ये 5 6 7 8, 2 2 4 2 6 2 8। तो यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन्स का जो नीड है वो फुलफिल हो जा रहा है। यहाँ पर डबल बॉन्ड आपको यहाँ दिखेगा, फिर सिंगल बॉन्ड दिखेगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, 2 2 4, इसके 2 3 4, और ये हो गए इसके 3 और एक 4। ठीक है, अगर हम इसका नाम बताएं तो 3 कार्बन का है तो प्रोपीन, ध्यान से देख लीजिए।
प्रॉप इन। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है तो ये एल्कीन्स चल रहे हैं, ठीक है। एल्केन्स को कॉमनली पैराफिन्स भी कहा जाता है और एल्कीन्स को ओलेफिन्स कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप बात। नेक्स्ट, अभी हम लोग आगे बढ़े और अगला स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो नेक्स्ट होगा C4 और H कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो 4 कार्बन हैं, तो यहाँ 2 संभावनाएं होंगी। पहली संभावना की जो आप डबल बॉन्ड बना रहे हैं वो किनारे पर बना दीजिए या बीच में बनाइए। अब यहाँ पर कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि यहाँ बनाया, अब अगले स्ट्रक्चर में यहाँ भी बनाना चाहिए। तो देखो किनारे पर देखा जाए, अगर इधर किनारे होगा या इधर किनारे होगा तो वो एक ही बात मानी जाती है, ठीक है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन कार्बन ने इधर शेयर कर दिए तो 2 बचे, इसने 2 इधर कर दिए, एक इधर करेगा, यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। एक कार्बन यहाँ पर आप जो देखेंगे प्रत्येक कार्बन के आसपास 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे आपको। कार्बन कार्बन के बीच में अभी हम बहुत सारे मल्टीपल बॉन्ड नहीं पढ़ेंगे एक समय पर। चार इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 और 1 3 1 4, यहाँ पर 2 और 1 3 1 4, यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। अब हाइड्रोजन लगा लेते हैं, 1 2 3 4, ऐसे करके लगाते जाइए और टोटल हाइड्रोजन आप गिन लेना, 8 होने चाहिए, 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर हम यहाँ लगाएंगे तो अब यहाँ पर आप देखिए तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा, चार 5 6 7 8, यहाँ अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन की डुप्लेट पूरी हो गई है, 2 इलेक्ट्रॉनों की नीड। कार्बन के आसपास तरीके से हम सर्किल के भीतर आप देखिए गिनकर 4 इलेक्ट्रॉन इधर 8 हो जाएंगे और इधर पर भी 4 2 6 2 8 हो जाएंगे, यहाँ पर भी ये 8 और ये यहाँ पर 8। तो आप देख पा रहे होंगे। अच्छा, इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बना, यहाँ सिंगल सिंगल है, और नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बना, यहाँ सिंगल सिंगल है। प्रत्येक कार्बन के आसपास 4 ही बॉन्ड होने चाहिए, इस बात को इंश्योर करें। अब यहाँ पर अगर आप देखो इसका क्या नाम हो जाएगा, ब्यूट इन, लेकिन ये बन, ब्यूटीन बन, क्योंकि पहले कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, और ये हो जाएगा ब्यूटीन 2, वो ब्यूटीन 1, ये ब्यूटीन 2। बाकी आप सभी लोग ये देख लीजिए कि कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या कहीं पर भी ज़्यादा ना हो जाए, हाइड्रोजन की संख्या, कई बार बच्चों से ये गलती हो जाती है, तो ये आप थोड़ा सा केयरफुली करेंगे, ओके। ये पहली बार आप बॉन्डिंग इतना थोड़ा सा गहराई से समझ रहे होते हैं इस 10th क्लास में, तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, रिवाइज करके देख लीजिए, ताकि बार बार फिर आपको आगे दिक्कत ना रहे। तो इस तरीके से जैसे जैसे कार्बनों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे चेन बड़ी होगी और डबल बॉन्ड की पोजीशन किनारे, बीच में और आगे होती जाएगी, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर यही संभावनाएं हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम आगे चलते हैं एल्काइंस पर। एल्काइंस का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2, CnH
2n-2, यानी कार्बन अगर n है तो हाइड्रोजन उसके दुगने से 2 कम, 2n-2, दुगने से 2 कम। तो हम यहाँ शुरुआत करेंगे 2 कार्बन से, तो C2H2 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 जार 4 और 4 में से 2 कम हो गया तो 2 ही रह गया। C2H2, 2 ही कार्बन है। अब यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड भी देखने को मिलेगा, और ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, एक इलेक्ट्रॉन इधर और ये इधर रख लेगा। ये हाइड्रोजन के साथ इनका जो है शेयरिंग होगी, और इनको अगर आप देखो तो ये 8 हो गए, 3 3 6 2 8, और ये इधर भी हो गए। तो यहाँ जो स्ट्रक्चर बना है वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और इसका क्या नाम होगा बताएं? 2 कार्बन वाला है तो एथ, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन, एथाइन, ठीक है। क्या बोलेंगे? एथाइन। वही अगर हम 3 कार्बन ले लें तो ये बन जाएगा C3H, कितना हो जाएगा? 3 2 जार 6 -2 4, C3H4। ना अभी आपको बनाने 3 कार्बन, ठीक है। 3 कार्बनों में अगर हम देखें तो ये मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे, और ये इस तरीके से एक एक बॉन्ड यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन इधर, 4 इधर हो गए, 3 इधर और ये 4 हो गए, और ये इस तरीके से करेगा। अब ये हाइड्रोजन की डुप्लेट पूरी, ये डुप्लेट पूरी, इधर ये डुप्लेट पूरी, इधर ये डुप्लेट पूरी, ये 8 हो जाएंगे, 3 3 6 2 8, ये भी 8 हो जाएंगे, 3 3 6 2 8, ये भी 8 हो जाएंगे। इस तरीके से कार्बन ने भी अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर ली। तो कार्बन इधर बनाया हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, इधर ट्रिपल बॉन्ड, और इधर ये सिंगल बॉन्ड, और हर कार्बन के आसपास आपको देखना है कि इस तरीके से 4 ही बॉन्ड हों। 3 कार्बन से ये बना है तो इसको बोलेंगे प्रॉप, और ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो बोलेंगे आयन, प्रॉप आयन, ठीक है। देखिए सभी बच्चे, क्या नाम होगा इसका? प्रॉप आयन। कैसे बना है ध्यान से देख लीजिए स्ट्रक्चर। ओके, अब हम लोग 4 कार्बन रखकर देखेंगे कि क्या होता है। जैसे यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 2 जार 8 -2 is 6, C4H6, ठीक है, C4H6। 4 कार्बन है तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी, जो ट्रिपल बॉन्ड है वो यहाँ बना दें या फिर बीच में बना दें, बाकी यहाँ सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब हम हर कार्बन के आसपास ये देख लें कि 4 इलेक्ट्रॉन हो और हाइड्रोजन उनसे आकर ऐसे बॉन्डिंग करेगा। हाइड्रोजनों की संख्या गलती से ज़्यादा ना हो जाए, ये देख लें। यहाँ कार्बन के आसपास 4, इधर 4 हैं, इधर 4 हैं, इधर भी 4। ठीक है, तो यहाँ हमने सर्कल्स के अंदर सारे जो ऑक्टेट है 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन्स और 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल कर दिए हैं। यहाँ पर भी मैं सर्कल बना देता हूँ।
हाँ, अब हम नाम अगर अब इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो, क्योंकि 4 कार्बन है, यहाँ बना लिया ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ सिंगल सिंगल बॉन्ड, अब ये एक हाइड्रोजन हो गया, तो 3 और 1 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, इस तरीके से। यहाँ पर आपको बीच में दिखेगा ट्रिपल बॉन्ड, बीच में 4 बॉन्ड हो गए, इधर 4 हो गए, इधर 4 हो गए। अब अगर हम नाम लिखें तो ये 4 कार्बन है, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर देखा जा रहा है, तो क्या नाम होगा इसका, ब्यूट आइन 1, पहले कार्बन के बाद डबल बॉन्ड। ये भी होगा ब्यूट आइन, लेकिन ये ब्यूटाइन 2, क्योंकि दूसरे कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोनों में ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग है, ठीक है। इस तरीके से ही आप आगे और बढ़ पाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसको समाप्त करते हैं। हमारा एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस का जो डिस्कशन था वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और जान लीजिए आप कि अगर एल्केन है, एल्केन में से अगर आप कभी भी एक एच हटा देते हैं तब जो स्पीसी बनती है उसको हम एल्काइल ग्रुप कहते हैं, एल्काइल ग्रुप कहेंगे। जैसे CH4 होता है, CH4 ऐसा होता है, ठीक है। इसमें से अगर आप एक एच हटा देते हैं तो फिर ये हो जाएगा CH3 डैश। तो ये क्या था, मीथेन। ये क्या हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप। क्या, मिथाइल ग्रुप, मीथेन से बना मिथाइल ग्रुप। और अगर आपके पास ईथेन होती है, दिस इज ईथेन, ईथेन में से एक एच हटाओगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा इथाइल ग्रुप। ईथेन से एक एच हटा तो क्या बनना है, इथाइल ग्रुप। ओके, अच्छा, मिथाइल ग्रुप को कहते हैं CH3 डैश, CH3 डैश, और इथाइल ग्रुप को क्या कहेंगे, C2H5 डैश। अभी मिथाइल ग्रुप और इथाइल ग्रुप आपके काम आने वाले हैं आगे डिस्कशन जब हम लोग का चलेगा चैप्टर में आगे, तो हम लोग देखेंगे कि मिथाइल और इथाइल का नाम आएगा। तो मीथेन से बना मिथाइल, ईथेन से बना इथाइल, ठीक है। यहाँ तक आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होते थे, उनके अलावा भी बहुत सारे कार्बन के यौगिक हुआ करते हैं। तो उनमें हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं सिर्फ। अगर इनके अलावा कोई भी अलग परमाणु हाइड्रोकार्बन में अगर आ जाता है तो कहा गया है हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कोई भी एक ऐसा परमाणु जो कि इनके अलावा आ जाए, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा आ जाए, उसे हम विषम परमाणु या हेटेरो एटम कहते हैं। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई भी परमाणु जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब इनमें से कुछ आ जाए तो उसे हम विषम परमाणु कहेंगे। विषम क्यों, क्योंकि वो हाइड्रोजन और कार्बन से अलग है, ठीक है। और कहा गया है यह जो विषम परमाणु है यह परमाणुओं का समूह भी हो सकता है। तो वह विषम परमाणु या परमाणुओं का समूह जो हाइड्रोकार्बन में जब आ जाता है तो उसकी अभिक्रियाशीलता यानी कि रिएक्टिविटी को परिवर्तित कर देता है, उसके गुणों को भी परिवर्तित कर देता है, उसके गुण फिर बदल जाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन के जो खुद के गुण होते हैं उनसे अलग नए गुण प्रदर्शित होने लग जाएंगे जब कोई विषम परमाणु या परमाणुओं का समूह यहाँ पर
आ जाएगा हमारे हाइड्रोकार्बन में। कहा गया है ये विषम परमाणु या विभिन्न परमाणुओं का समूह जो कार्बन यौगिकों को अभिक्रियाशील तथा विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं उन्हें प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट, एक विषम परमाणु और एक प्रकार्यात्मक समूह। क्या होता है प्रकारात्मक समूह? कोई भी ऐसा परमाणु या परमाणुओं का समूह जो हाइड्रोकार्बन में आने पर उसका गुण बदल देता है, हाइड्रोकार्बन के गुण फिर परिवर्तित हो जाते हैं और क्या गुण होने वाले हैं ये डिपेंड करते हैं उस प्रकार्यात्मक समूह पर। तो प्रकार्यात्मक समूह किस किस प्रकार के हो सकते हैं ये हम लोग एक टेबल की फॉर्म में देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रकारात्मक समूह और उसका जो है फॉर्मूला क्या होता है या किस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं वो दिया गया है। सबसे पहले कहा गया है कि हेलो यानी कि हेलोजन फैमिली का कोई भी सदस्य हो सकता है, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस तरह का कोई भी परमाणु आ सकता है तो उसे हम हेलोजन या हेलो कहेंगे। ओके, तो हाइड्रोकार्बन में अगर कभी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस तरह का कुछ आ जाए तो समझ लो हेलोजन एटम आया है। वहीं अगर कभी OH आ जाए तो समझ लो कि फिर वो एल्कोहल हो गया है। एल्कोहल क्या होते हैं? जब OH आ जाए, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। नेक्स्ट एल्डिहाइड कब होते हैं? जब CHO आ जाए। CHO के आने पर एल्डिहाइड कहलाता है। इसी प्रकार कीटोन कब होगा? जब C डबल बॉन्ड आ जाए और बीच में दोनों तरफ ये बॉन्ड बना हुआ है तो इसका मतलब दोनों तरफ कुछ ना कुछ जुड़ा होगा और बीच में ये C डबल बॉन्ड होगा तो ये कीटोन हो जाएगा। और आगे कार्बोक्सिलिक अम्ल कब बनेंगे? जब COOH ग्रुप होगा। कार्बनिक यौगिक में जब COOH ग्रुप होगा, COOH, ठीक है, इस तरह का ग्रुप होगा तो उसे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कहेंगे। और नीचे एल्कीन और एल्काइन लिखा हुआ है तो खैर हम आपको बता ही चुके हैं पीछे। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और इनको डिटेल में समझते हैं। प्रकारात्मक समूह में सबसे पहले अगर हम बात करें तो हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स को अगर हम देखें तो इनका जनरल फॉर्मूला हम इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं RX से। अच्छा, अब ये बनेंगे कैसे? R क्या है और X क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। तो जो एल्केन होते हैं, एल्केन में से एक H हटाकर उसकी जगह पर हेलोजन परमाणु लगाकर, X क्या है? हेलोजन यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस तरह का कुछ भी हो सकता है। तो एल्केन में से एक H हटा के X लगा दिया तो बन जाएगा हेलो एल्केन। जैसे अगर हम यहाँ पर एक उदाहरण लें सबसे आसान, ये मान लीजिए मीथेन है, मीथेन से एक H हटाया और क्लोरीन जोड़ दिया, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस तरह का कुछ भी जोड़ सकते हैं। देन हम देखेंगे कि क्या हो जाएगा, ये तीन तो हाइड्रोजन ही है, यहाँ पर Cl लग गया तो अभी क्या हो गया, ये था मीथेन और इसे हम क्या कहेंगे? क्लोरोमीथेन। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरीन लग गया तो क्लोरोमीथेन बन गया। ठीक है, अभी यहाँ क्लोरीन की जगह अगर ब्रोमीन लगा होता तो ब्रोमोमीथेन कहते, आई लगा होता आयोडीन तो उसको आयोडोमीथेन कहते। तो जो हमारा X है वो क्या है? हेलोजन से। जो X है वो क्या है? हेलोजन से। फ्लोरीन या फिर क्लोरीन या फिर ब्रोमीन या फिर आयोडीन। फ्लोरीन जनरली नहीं रहता है क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड मोस्टली बनाता है, बट मैंने हेलोजन फैमिली आपको बता दी। अच्छा, अभी इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और उदाहरण देखें तो जैसे यहाँ पर ये हो सकता है कि मीथेन की जगह ईथेन ले लें आप और ईथेन में से एक H हटाएं और तब मान लीजिए कि हम मान लो ब्रोमीन लगा दें तो एक H हटा दीजिए, कोई भी एक H हटा सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि राइट साइड वाला ही हटाए, कोई भी H हटा दीजिए, सारे एक जैसे ही है। तो ये H हट के Br लग गया तो ये था आपका ईथेन। क्या था? ईथेन। और ये क्या हो गया? ब्रोमो लग गया इसमें तो कहेंगे इसको ब्रोमो ईथेन। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना होगा। ठीक, तो ये हो गया यहाँ पर। इसी प्रकार और भी आप आगे बड़े चेन को ले सकते हैं। अच्छा, एक और बात आपको बता दें कि जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो कैसे बने हैं? एल्केन में से एक H हटा तो एल्काइल ग्रुप बना और एल्काइल ग्रुप में हेलोजन लगा है तो ये क्या है? हमारा एल्काइल ग्रुप है। इसको एल्किल ग्रुप भी कहते हैं बहुत लोग।
एल्केन में से एक H हटा, अभी हम लोगों ने बात करी थी, तो बना एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप में हेलोजन लगा है। तो बेसिकली हुआ क्या, हम ऐसे बोल सकते हैं कि एल्केन का एक H हटा और उसकी जगह हेलोजन लग गया, तो हेलो एल्केन बन गया। हेलो एल्केन का कॉमन नेम एल्काइल हैलाइड भी होता है, एल्काइल हैलाइड भी होता है। जैसे हमने बोला था क्लोरोमीथेन, तो उसको मिथाइल क्लोराइड बोला जाएगा कॉमनली, ठीक है, सामान्य तौर पर। इसी प्रकार हमने बोला था ब्रोमोइथेन, तो उसको बोला जाएगा इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, ऐसे भी बोलेंगे, ठीक है। तो ये कॉमन नेम का सिस्टम है। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेलो एल्केन से आगे हम लोग एल्कोहल्स पर बढ़ते हैं। एल्कोहल्स कैसे बनेंगी? एल्कोहल्स का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो ROH होता है, फिर R क्या है, वही एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, और उसमें OH लगा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये बनेगा कैसे? जब हम एल्केन में से एक H हटाएं और उसकी जगह OH लगाएं तो एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल बनेगा। जैसे हम अगर उदाहरण देखें तो दिस इज मीथेन, सभी को पता ही है, CH4 मीथेन है, और उसमें से H हटा और OH लगा, तो ये क्या बनेगा, CH3OH। अब ये मीथेन में OH लगा तो इसको बोलते हैं मीथेन, मीथेन का E हटाओ और ऑल लगाओ, मिथनॉल। क्या बोलते हैं? मिथनॉल। मीथेन से क्या बना? मिथनॉल। देख लीजिए आप, CH4 का H हटा, OH जुड़ा, तो CH3OH, मिथनॉल बन गया, ठीक है। अच्छा, इसका एक और चीज भी बोलते हैं मिथाइल एल्कोहल। क्या? मिथाइल ग्रुप है ये और एल्कोहल फैमिली का सदस्य है, तो मिथाइल एल्कोहल, ठीक है, मिथाइल एल्कोहल। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे हम लोग और उदाहरण देखते हैं। ऐसे ही अगर हम बोले कि हमारे पास ईथेन है, ईथेन से H हटा और OH जुड़ा, तब हम इसको क्या बोलेंगे? फिर मैं बोलूँ कि आप कोई भी H हटा सकते हैं, सारे इक्विवेलेंट हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज ईथेन, दिस इज ईथेन एंड दिस इज इथेनॉल। इथेनॉल, इथेन का E हटाया और ऑल लगा दिया, अल्कोहल है ना तो ऑल लगा दिया, इथेनॉल। और कॉमन नेम इसका क्या होगा? इथाइल ग्रुप है ये, इथाइल, C2H5 कल बताया था, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ओके, सो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही प्रोपेन का H हटाएंगे तो प्रोपाइल ग्रुप और उसमें OH लगा देंगे तो प्रोपाइल अल्कोहल। ऐसे करके अल्कोहल फैमिली आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स को अगर हम लिखना चाहें तो इनको हम लिखते हैं RCHO, RCHO। तो RCHO बेसिकली किस तरह से होता है कि ये एल्काइल ग्रुप है, ये कार्बन है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ H, या यहाँ H, यहाँ डबल बॉन्ड, एक ही बात है, ठीक है। तो RCHO ये एल्डिहाइड्स का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ये एल्डिहाइड्स का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये कैसे बनेंगे, तो सबसे पहला जो मेंबर होगा इसका वो होगा HCHO, HCHO, ठीक है। यहाँ पर आ गया HCHO, या पहले से एक कार्बन है तो यहाँ होगा HCHO, फिर होगा CH3CHO, फिर C2H5CHO। ऐसे करके आप इसकी भी चेन बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे आपने हेलो एल्केन्स में देखा कि चेन बढ़ती चली जाएगी आप, ऐसे ही अल्कोहल में, ऐसे ही यहाँ पर भी। अच्छा, ये एक कार्बन वाला एल्डिहाइड है तो इसको बोलेंगे मिथनल, एक कार्बन वाला है तो मिथनल। दो कार्बन वाला होगा तो इथेनॉल,
एल्कोहल में ऑल लगाते हैं और एल्डिहाइड में अल लगाते हैं, और ये 3 कार्बन वाला है तो प्रोपेनल। तो इस तरीके से आपकी एल्डिहाइड फैमिली आगे बढ़ती जाएगी अगर आप चेन को बढ़ाते चले जाएंगे तो, ठीक है। तो अब ये जो एल्डिहाइड्स हैं, ठीक है, इनका बात करें तो यहाँ पर 2 सवाल और पूछे जाते हैं। एल्डिहाइड्स का एक ये जो सदस्य है मिथेनॉल, इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड। क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड सामान्य नाम, और इसका होता है एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड, ठीक है, ऐसे आगे भी प्रोपेनल्डिहाइड वगैरह। खैर, तो ये जो फॉर्मल्डिहाइड है इसका यूज होता है बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए। बायोलॉजी की प्रयोगशाला में अगर आप देखें तो कांच के बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं, उसमें एक लिक्विड भरा रहता है और कोई ना कोई जीव पड़ा रहता है, और आप सोचते होंगे कि ये जीव जीवित है या फिर मरा हुआ है। तो वो मरा हुआ होता है, पर वो बॉडी उसकी वैसी ही क्यों बनी रहती, खराब क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें फॉर्मल्डिहाइड रहता है, और फॉर्मल्डिहाइड बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स को प्रिजर्व करके रखता है, बचा कर रखता है, सुरक्षित करके रखता है। तो ये एल्डिहाइड्स के कुछ उदाहरण थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर, कीटोन्स पर। अभी कीटोन में क्या होगा, आपको ये वाला ग्रुप दिखेगा और बाकी दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप दिखेंगे। ये एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है इसको कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। ये आपको एल्डिहाइड में भी दिखा और कीटोन में भी दिख रहा है, पर एल्डिहाइड में आपने देखा था एक तरफ था CHO और यहाँ पर तो बीच में C डबल बॉन्ड O है, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है। तो इसकी जो शुरुआत होती है, शुरुआत का जो सबसे पहला सदस्य है, तो R मतलब एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होता है आपको पीछे बताया गया कि एल्केन से ये के झट जाए तो एल्काइल ग्रुप बनता है। तो सबसे छोटा जो कीटोन है वो ये है जिसमें 3 कार्बन वाले हैं, और 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? प्रोप। तो प्रोपेन का ई हटा के प्रोपेनोन, कीटोन है तो ऑन, प्रोपेनोन, ठीक है। तो जो आपने पढ़ा था पीछे एल्केन से एल्कीन एल्काइन में, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ठीक है ना। 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, ठीक है। वो अभी भी चलता ही रहेगा आगे। तो 3 कार्बन है तो प्रोप। अच्छा, प्रोपेन में आप देख रहे हो कीटोनिक ग्रुप है तो प्रोपेनोन, ठीक है। इसका एक कॉमन नेम भी है एसीटोन, एसीटोन, ठीक है। अगर हम यहीं पर बात करें कि थोड़ा सा बड़ा सदस्य अगर हम ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 4 कार्बन हो गए, तो अब इसका नाम होगा क्या? ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन, ठीक है। कॉमन नेम अगर हम इसका बोलना चाहें तो एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, एक तरफ इथाइल ग्रुप है, तो इसको इथाइल मिथाइल कीटोन कहा जाएगा, और यहाँ मिथाइल मिथाइल ग्रुप है तो इसको डाई मिथाइल कीटोन भी कहा जाएगा, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा और उदाहरण इसके देखें तो प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन के बाद जब पेंटेनॉन पर पहुंचेंगे, यानी 5 कार्बन वाले कीटोन पर पहुंचेंगे, आपके पास ये 5 कार्बन होंगे, तो 5 कार्बन में ये हो सकता है कि दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड हो या तीसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड O हो। आगे बढ़ोगे तो फिर वो उधर से दूसरा हो जाएगा। तो ये 2 संभावनाएं होती हैं, और ऐसे में इन दोनों का नाम अलग अलग होगा, इन दोनों का नाम अलग अलग होगा। नाउ अगर आप इसका नाम लिखने जाएंगे, ध्यान रहे कि हर कार्बन के आसपास आपको 4 ही बॉन्ड दिखें, मेक श्योर। यहाँ पर 5 कार्बन है और दूसरे पर डबल बॉन्ड O है, तो इसको बोलेंगे क्या? पेंटेनॉन तो है लेकिन 2, क्योंकि दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड O है, और इसमें 1 2 3 4 5 तीसरे पर है, इधर से गिनोगे तो भी तीसरा है, तो जिधर से पास पड़े उधर से गिनो, तो ये हो गया पेंटेनॉन 3, ठीक है। जिस साइड से कोई खास ग्रुप है वो पास पड़ता है, उधरी से गिनती होती किनारे साइड से, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, तो ऊपर हो गया पेंटेनॉन 2, नीचे हो गया पेंटेनॉन 3। तो इस प्रकार से कीटोन की जैसे जैसे चेन बड़ी होगी तो आप देखेंगे कि एक ही कीटोन के अलग अलग रूप भी आपको दिखाई देंगे। ये कीटोनिक फैमिली है, ठीक है। अब हम लोग और आगे चलते हैं। ओके,
5वें नंबर पर अगर हम देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को अगर हम फॉर्मूला इनका बोले तो RCOOH या RCOOH भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। ये डबल बॉन्ड ओ इधर लगाओगे तो OH ऊपर हो जाएगा, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम शुरू करें तो क्योंकि यहाँ पहले से ही एक कार्बन है ग्रुप में, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो शुरुआत होगी वो ऐसे होगी HCOOH से। देन नेक्स्ट इज CH3COOH, ठीक है। ये जो R वाला चेन है ना, ये बढ़ता चला जाएगा। R इज व्हाट? R इज एल्काइल ग्रुप। R की शुरुआत कहाँ से होती है? CH3 से। CH3, फिर अगला C2H5, फिर अगला C3H7, फिर अगला C4H9। ये कैसे मिल रहा है? एल्केन ले लो आप, एक एक हटाते चले जाओ क्रम से, ठीक है। फिर और आगे बोले अगर तो आप यहाँ पर देखेंगे। अब बताइए, एक कार्बन वाला है तो इसको बोलेंगे मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड, एसिड माने अम्ल, मिथेनोइक अम्ल। ये 2 कार्बन वाला है तो इसको बोलेंगे एथ, यानी कि एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक एसिड। नेक्स्ट 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड, ठीक। अच्छा, मिथेनोइक एसिड जो है, मिथेनोइक अम्ल, इसका एक कॉमन नेम भी होता है फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड। वो जो आंट स्टिंग में पाया जाता है, चींटे, ठीक है, चींटे के स्टिंग में। इथेनोइक अम्ल, ये तो बहुत फेमस है, आप जान ही रहे होंगे, एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। तो ये सारे जो है, इससे पहले आपने एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण में भी देखे होंगे इनमें से कुछ। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का परिवार है। तो आपने क्या क्या देखा? 5 चीज़ें। हेलो एल्केन्स में हेलोजन एटम आ रहा था, इसे हमने X से दर्शाया था, ठीक है। R में X जुड़ा था, R एल्काइल ग्रुप है। और नेक्स्ट एल्कोहल्स में OH था, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक। तीसरा एल्डिहाइड्स में CHO था, ठीक है। उसके बाद कीटोन्स में C डबल बॉन्ड O था बीच में, और कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH ग्रुप है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके प्रकार्यात्मक समूह जो हैं, जिनको आप फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, वो समाप्त होते हैं। आगे आप और भी इनकी चेन को बढ़ा सकते हैं, जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन चेन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे और उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी को हम कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। समजातीय श्रेणी को हम कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज, अब ये क्या होती है? होमोलॉगस सीरीज या समजातीय श्रेणी में जो भी मेंबर्स आएंगे वो सारे के सारे एक ही परिवार के होंगे। जैसे सारे एल्केन होंगे, या सारे एल्कीन होंगे, या सारे एल्काइन होंगे, या सारे एल्कोहल्स होंगे, या सारे कीटोन्स होंगे, या सारे एल्डिहाइड्स होंगे, या सारे कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, इस तरीके से। तो इसमें आने वाले सारे सदस्य एक ही जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र से दर्शाए जा सकेंगे। सबकी केमिकल रिएक्टिविटी, रासायनिक जो अभिक्रिया करने की जो टेंडेंसी है वो भी एक जैसी होगी। बस क्या होगा, हम उनको एक क्रम में लगाए होंगे, ठीक है। तो यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रकारात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो। जैसे यहाँ पर उदाहरण उन्होंने बनाया एल्कोहल फैमिली का, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इस तरीके से परिवार आगे बनाया है उन्होंने, ठीक है। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो मान लीजिए एल्केन का परिवार देखते हैं। सबसे पहले CH4 आएगा, मीथेन, फिर इथेन, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन। ये सारे के सारे एल्केन फैमिली के हैं। सभी का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। सामान्य सूत्र सबका यही है। इसी में 1 डालोगे तो ये आएगा, 2 डालोगे तो ये आएगा, 3 डालोगे तो ये आएगा, इस तरीके से। अब क्योंकि सारे के सारे एल्केन है तो सबकी रिएक्शंस, जो केमिकल रिएक्टिविटी होगी, रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी, वो भी एक जैसी होंगी। तो सबका केमिकल नेचर एक जैसा होगा।
ठीक है, पर नीचे जाने पर चेन जरूर बड़ी होगी, और चेन बड़ी होगी तो मॉलिक्यूल जो अणु है उसका साइज बढ़ेगा, और अणु का साइज बढ़ेगा तो उससे क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, ठीक है, उससे क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगी, घनत्व बढ़ेगा, ठीक है। तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको अंतर देखने पर मिलेगा, पर केमिकल रिएक्शंस एक जैसी होंगी। अगर आप यहाँ से यहाँ देखें तो आपको एक C और 2H बढ़ते हुए दिखेंगे, CH2 का अंतर आ रहा है। यहाँ से यहाँ देखेंगे तो एक C और 2H बढ़ रहे हैं, तो यहाँ भी CH2 का अंतर आ रहा है। यहाँ से यहाँ CH2 का अंतर आ रहा है, यहाँ भी एक C और 2H बढ़े तो CH2 का अंतर आ रहा है। तो आप देखेंगे किसी भी समजातीय श्रेणी में हर एक क्रमागत मेंबर के आप डिफरेंस अगर आप देखने जाओगे तो CH2 का डिफरेंस दिखेगा। और अगर मास के अकॉर्डिंग देखें, द्रव्यमान के अकॉर्डिंग, तो कार्बन 12 होता है उसका द्रव्यमान, और हाइड्रोजन का एक परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, 2 है तो 2 हो गया, तो 12 और 2 14। तो कितने का अंतर आ रहा है, 14U का अंतर आएगा हर एक सदस्य के बाद। तो समजातीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य में CH2 का अंतर या 14U का द्रव्यमान इकाई का अंतर होता है, और समान रासायनिक गुणधर्म दिखाते हैं, हालांकि नीचे जाने पर भौतिक गुण बदलते जाते हैं। अगर हम मीथेन की जगह ईथेन को ले लें तो उसमें भी ऐसा ही देखने को मिलेगा, C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, ये है हमारी एल्कीन फैमिली की सीरीज़। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ का सारे जो मेंबर्स हैं वो CnH2n के फॉर्मूले से आते हैं। यहाँ अंतर आप देखोगे तो CH2 का अंतर आएगा, यहाँ भी आप देखोगे तो CH2 का अंतर आएगा, यहाँ भी आप देखोगे तो CH2 का अंतर आएगा। तो किसी भी समजातीय श्रेणी में एक के बाद एक जो सदस्य आएंगे उनमें CH2 का अंतर आएगा। ऐसे ही एल्कीन में होगा। ऐसे ही करके आप अन्य जो प्रकारात्मक समूह पढ़े तो उसमें भी देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम यहाँ ये वाली सीरीज जो ऊपर बनी हुई है उसको देख लें तो अल्कोहल फैमिली का पहला सदस्य CH3OH, फिर C2H5OH, फिर C3H7OH, फिर C4H9OH, इस तरीके से मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। तो यहाँ पर अंतर देखिए, यहाँ पर भी एक C बड़ा है, 2H बड़े, बाकी OH तो सभी में है ही। एक C बड़ा, 2H बड़े, बाकी OH तो सभी में है ही। एक C बड़ा, 2H बड़े, बाकी OH तो सभी में है ही। तो CH2 का अंतर आता जा रहा है। तो इसी प्रकार आप कार्बोक्सिलिक अम्ल की भी बना सकते हैं, HCOOH, CH3COOH, C2H5COOH, C3H7COOH। तो डाउन द फैमिली जाने पर, यानी कि समजातीय श्रेणी से जो एक श्रृंखला आपको मिल रही होगी उसमें जब आप देखेंगे तो हर एक मेंबर एक के बाद एक CH2 से अंतर आ रहा होगा, और सब के सब एक ही केमिकल जनरल फार्मूला से रासायनिक जो सबके सब एक ही सामान्य सूत्र से दर्शाए जा सकते हैं। सबके रासायनिक गुण एक जैसे होंगे, और सबके भौतिक गुण अगर आप नीचे जाने पर देखेंगे तो थोड़ा सा अंतर आपको दिखाई देगा। श्रेणी में नीचे जाने पर जो अणु है उसका आकार, उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, इससे घनत्व बढ़ेगा, और इससे भौतिक अवस्था में भी परिवर्तन आपको दिखाई देगा। ओके, तो ये बोर्ड में पूछा जाएगा। समजातीय श्रेणी के गुणधर्म आपको बताने हैं तो ये आपको लिखने रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है समावयवता, आइसोमेरिज्म। समावयवता क्या होता है? जब भी कभी किसी एक यौगिक को आप उसका स्ट्रक्चर बनाएं और ये संभव हो कि आप एक से अधिक स्ट्रक्चर्स बना पाएं, यानी कि किसी यौगिक को एक से अधिक स्ट्रक्चर्स के रूप में व्यक्त कर पाएं, एक से अधिक रूपों में व्यक्त कर पाएं, तो इसे हम कहते हैं समावयवता। ठीक है, यानी कि जब दो या दो से अधिक अणुओं का अणु सूत्र तो समान हो किंतु उनकी संरचना अलग अलग हो। ठीक है, जैसे कि आपके पास 5 कार्बन का कोई भी एक यौगिक है। अब 5 कार्बन सीधे सीधे भी लगे हो सकते हैं, या 4 सीधे हो सकते हैं, एक बीच में ब्रांच हो सकती है, या 3 सीधे हो सकते हैं, 2 ब्रांच हो सकती हैं, है ना, शाखाएं हो सकती हैं। तो इस तरीके से कुल मिला के तो आपके पास सामान्य सूत्र जो बनेगा, उनका जो फॉर्मूला बनेगा वो सेम होगा, पर रूप अलग अलग होंगे। तो जब एक ही कंपाउंड को, एक ही यौगिक को, एक ही अणु को आप अलग अलग जो है संरचना के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो इसको हम समावयवता या आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, अब आपको अगर किसी भी अणु को कई रूपों में व्यक्त करना है तो ये ज़रूरी है कि उस अणु में जो परमाणुओं की संख्या है वो थोड़ी ठीक ठाक ज़्यादा हो। जैसे अगर कोई बोले कि आप मीथेन को करिए एक से अधिक रूप में व्यक्त, तो नहीं कर पाओगे। ईथेन को भी नहीं कर पाओगे, प्रोपेन को भी नहीं कर पाओगे। जब कार्बनों की संख्या कम से कम 4 या उससे अधिक होगी तभी आप हाइड्रोकार्बन में जो है समावयवता देख पाएंगे। प्रकार्यात्मक समूह जो आपने पढ़े हैं उनकी समावयवता आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपको नहीं पढ़नी है, लेकिन जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़े हैं उनकी समावयवता आपको बेसिक लेवल से पढ़नी है।
पर आपने देखा कि हमने मीथेन, इथेन और प्रोपेन के जो है रूप नहीं बनाए, क्योंकि वो एक से अधिक रूप में व्यक्त नहीं करे जा सकते। उनकी चेन बहुत छोटी होती है, 1 कार्बन 2 कार्बन या 3 कार्बन है, तो हम उसको अधिक रूपों में व्यक्त नहीं कर पाते हैं। हालांकि आप जब आगे पढ़ेंगे, अगली क्लासेस में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि समावयवता कई प्रकार की होती है। जो आपने प्रकार्यात्मक समूह पीछे पढ़े उनमें भी समावयवता होती है, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है कि किसी भी एक चेन को आप कैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सीधी श्रृंखला को हम सीधे बना सकते हैं या शाखित रूप में भी बना सकते हैं। इसके अलावा जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो आप एल्कीन और एल्काइन पीछे पढ़ा है आपने, उसमें एल्कीन में आपने देखा था जो डबल बॉन्ड था उसकी पोजीशन अलग अलग हो सकती है। जैसे कि आपने देखा था ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन, या पेंट 1 इन, पेंट 2 इन। तो पेंटीन के 2 रूप हो गए ना, पेंट 1 इन और पेंट 2 इन। इसी प्रकार ब्यूटीन के 2 रूप, ब्यूट 1 इन या ब्यूट 2 इन, ठीक है ना। तो पोजीशन अलग अलग हो रही थी, तो वो भी समावयवता वहाँ पर है, ठीक है। हालांकि उसके बारे में डिटेल में आप समावयवता पढ़ेंगे अपने हायर क्लासेस में, ओके। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बनिक यौगिक किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दिखाते हैं, किस प्रकार के रासायनिक गुण दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कहा गया है दहन। दहन मीन्स कम्बशन, मतलब जब हम किसी भी चीज़ को जलाएं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो उसे हम दहन या कम्बशन कहते हैं। यहाँ पर उन्होंने उदाहरण लिखा हुआ है, ये आप अब बता पाएंगे। मीथेन ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रही है, और मीथेन में क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन है, ठीक है। इसी प्रकार कोई और आप हाइड्रोकार्बन भी ले सकते हैं। तो जब भी कभी हम किसी हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 बनाएगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल वाष्प बनाएगा, साथ में ऊष्मा निकलेगी और हो सकता है प्रकाश भी निकले। जब भी कोई चीज़ जलती है तो कुछ प्रकाश भी निकलता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान से समझ लीजिए कि जैसे मीथेन यहाँ पर जल रही है, वो रिएक्शन दिखाया गया, मीथेन का कम्बशन दिखाया गया, ठीक है। ऐसे ही ईथेन के साथ भी ऐसा ही होगा। जैसे ईथेन अगर है तो ईथेन का आप बताइए, C2H6 ऑक्सीजन से जब क्रिया होगी तो यहाँ पर भी क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर, जलवाष्प, और एनर्जी निकलेगी ऊष्मा के रूप में या प्रकाश के रूप में, आपको एनर्जी निकलती हुई दिखाई देगी, ठीक है। इसी प्रकार जो है आगे और बढ़ सकते हैं, प्रोपेन, ब्यूटेन, एल्केन का पूरा परिवार आप यहाँ लिख सकते हैं। एल्कीन और एल्काइन जो आपने पढ़े, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, 3 श्रेणियों में आपने हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ा था। जब हम इनको ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो हम ये पाएंगे कि जो एल्केन्स हैं वो तो क्लीन ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं, ठीक है, और धुआं नहीं निकलता है, काफ़ी मात्रा में एनर्जी निकलती है। यानी जब एल्केन्स को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जलाते हैं तो काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है और नीले कलर की लपट निकलती है। जबकि एल्कीन और एल्काइन को जब हम जलाते हैं तो वहाँ पर धुआं भी निकलता है और जो लपट है वो ब्लू कलर की, नीले कलर की ना निकलकर पीले कलर की निकला करती है, ओके। तो जब एल्कीन और एल्काइन जलते हैं तो फिर क्लीन ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस ना होकर येलोइश फ्लेम प्रोड्यूस होता है और स्मोक भी प्रोड्यूस होता है, धुआं भी प्रोड्यूस होता है, ओके। तो ये अंतर है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों की दहन अभिक्रिया में। जब भी संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जलते हैं तो अगर हम देखें तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्लीन, स्वच्छ नीली लपट के साथ जलेंगे और काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। वहीं जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जब जलते हैं तो वो धुआं भी निकलता है वहाँ पर और येलोइश फ्लेम के साथ वो जला करते हैं, येलो कलर की लपट प्रोड्यूस करते हुए जलते हैं, ठीक है। वही यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा गया है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया यहाँ पर आप देख लीजिए क्या है, इथेनॉल। इथेनॉल को हम KMnO4 या K2Cr2O7 के साथ अगर रिएक्ट कराएं तो K2Cr2O7 अम्लीय हो या क्षारीय KMnO4 हो, दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं, यानी कि उपचायक का काम करते हैं, यानी कि उपचयन कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका इथेनॉल है वो इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इथेनॉल की जगह आप प्रोपेनॉल ले लेंगे तो प्रोपेनॉइक एसिड बन जाएगा, प्रोपेनॉइक अम्ल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो हाइड्रोजन है H2 वो रिप्लेस होकर ऑक्सीजन आ जा रहा है। तो हाइड्रोजन का हटना और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है,
ऑक्सीकरण होता है या उपचयन होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। बोर्ड में आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट क्या कर रहा है या पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या कर रहा है, तो ये उपचायक का काम कर रहे हैं, उपचयन करा रहे हैं या ऑक्सीकरण करा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके नीचे लिखी हुई है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया मुख्यतः एल्केन यानी कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो दिखाया करते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर CH4 है, तो CH4 को अगर हम बनाएं, ओके, अब ये क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है सनलाइट की प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश में। ठीक है, सनलाइट है यहाँ पर, तो क्या होगा, एक H हटके Cl उसकी जगह ले लेगा। क्या होगा, एक H हटके Cl उसकी जगह ले लेगा और जो H हटेगा वो बची हुई Cl के साथ चला जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, आप देख पा रहे हैं कि इस वाले H की जगह किसने ले ली, Cl ने ले ली। तो क्या हुआ, यहाँ पर एक तरीके से सब्स्टिट्यूट आ गया, हाइड्रोजन हटके उसकी जगह पर क्लोरीन आ गया। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अगर आगे और आप इस रिएक्शन को कंटिन्यू करते हैं तो अब ये जो CH3Cl है, इसका एक और H हटके एक और Cl लग जाएगा। जब तक आप रिएक्शन करते रहेंगे, एक एक करके हाइड्रोजन हटते जाएंगे और क्लोरीन लगती जाएगी। तो इस प्रकार ये क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है और ये मुख्यतः एल्केन्स दिखाते हैं सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में। नेक्स्ट, संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया, इसको एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये एल्कीन और एल्काइन दिखाते हैं। एल्कीन और एल्काइन मतलब कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दिखाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जहाँ पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखाई दे। यहाँ पर क्या होगा, कोई भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर जब हम हाइड्रोजन गैस को गुजारेंगे निकिल, पैलेडियम या प्लेटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक, तो निकिल, पैलेडियम या प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हाइड्रोजन गैस इन पर पास करी जाएगी तो ये डबल बॉन्ड जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो डबल बॉन्ड आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो आई होप आपको भी स्पष्ट दिखा होगा। ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाएगा और जो बॉन्ड टूटेगा, आप देखिए यहाँ पर चारों एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, जो बॉन्ड टूटा है उस पर हाइड्रोजन लग गई है, ये वाली एक एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ गया है। ठीक है, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड टूटेगा और दोनों पे एक एक हाइड्रोजन लग जाएगा। तो ये जो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन था वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन गया। तो ये रिएक्शन हाइड्रोजनेशन भी कहलाती है। ठीक है, और एडिशन भी हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, संकलन, कुछ चीज़ें जुड़ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर पैलेडियम, निकिल या प्लेटिनम उत्प्रेरक का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ये रिएक्शन का यूज़ कहाँ होता है, वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण करने में। जैसे कि तेल पर हम क्या करेंगे, इस प्रकार से निकिल या पैलेडियम की प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस जब इस पर पास करी जाएगी तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठोस बन जाएगा, जैसे कि डालडा। ओके, तो ये वनस्पति घी इससे तैयार किया जाता है, जिसको मार्गेराइन भी कहते हैं। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब है टॉपिक कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। कार्बन के बहुत सारे यौगिक होते हैं, पर उनमें से दो यौगिक हमारे सिलेबस में हैं जो 10वीं में पूछे जाएंगे, एक इथेनॉल और एक इथेनॉइक अम्ल। इथेनॉल और इथेनॉइक अम्ल दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। इथेनॉल का अगर हम फार्मूला देखें तो इथेनॉल का फार्मूला C2H5OH। ओके, इसको कई बार लोग CH3 CH2OH ऐसे भी लिखते हैं, एक ही बात है। और इथेनॉइक अम्ल CH3COOH, इसको इथेनॉइक एसिड या एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इनको डिटेल में पढ़ते हैं एक एक करके, पहले इथेनॉल और फिर इथेनॉइक अम्ल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इथेनॉल के भौतिक गुणधर्म, यानी इथेनॉल से शुरू कर रहे हैं। इथेनॉल जैसा कि मैंने आपको बताया C2H5OH या CH3CH2OH। ठीक है, ये कप सिरप में भी यूज़ होता है और मदिरा सेवन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अगर देखा जाए तो रंगहीन होता है और मतलब इसका कोई खास बहुत उस तरह से डीप कलर नहीं रहता, और कहा गया जलने वाला स्वाद होता है इसका, जल में घुलनशील होता है यानी पानी में घुल जाता है, और इसको जब हम गर्म करेंगे तो थोड़ा सा गर्म करने पर ही ये क्या होगा, वाष्प में बदल के उड़ जाएगा, आसानी से ये वाष्प में बदल के उड़ जाता है। और कहा गया है कि इसकी उदासीन प्रकृति होती है, मतलब ये बहुत ज़्यादा अम्लीय या क्षारीय गुण नहीं दिखाता है। कहा जाता है कि ये जल से भी वीक अम्ल है, जल से भी दुर्बल अम्ल है, तो फिर क्या ही फायदा
तो ये खास तौर पर अम्लीय या क्षारीय प्रकृति ना के बराबर दिखाता है, यानी लिटमस पेपर पर ये ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखाएगा, लिटमस पेपर पर कोई रंग में परिवर्तन नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है रासायनिक गुणधर्म, सोडियम के साथ अभिक्रिया। रासायनिक गुणधर्म यहाँ पर आप देखेंगे दो रिएक्शन है। पहली रिएक्शन है सोडियम की इथेनॉल के साथ, ये इथेनॉल के साथ रिएक्शन हो रही है। तो सोडियम जब इथेनॉल से रिएक्शन करता है तो सोडियम इथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। क्या बदलाव हो रहा है, ये जो आपका हाइड्रोजन है ये हटकर सोडियम इसकी जगह ले ले रहा है। CH3CH2OH है तो यहाँ बन रहा है CH3CH2ONA। मिलाकर अगर बोले तो ये C2H5OH है। इथेनॉल क्या है, C2H5OH, और सोडियम से रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, C2H5ONA। इनको मिला के देखो, C2H5 और ONA, ठीक है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये सोडियम इथोक्साइड बना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखेंगे सारे बच्चे। अगला अगर आप देखें तो कहा गया है निर्जलीकरण। यहाँ पर क्या है कि इथेनॉल को जब हम गर्म करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है, इसको डिहाइड्रेट कर देता है, इसका वाटर उड़ जाता है। अगर हम इसको यहाँ पर ऐसे बनाएं तो थोड़ा सा आपको अच्छे से कनेक्ट हो जाएगा। दिस इज इथेनॉल, और इथेनॉल को जब हम H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो ये यहाँ से वाटर उड़ जाएगा, और क्या होगा आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से H हटेगा, यहाँ से OH हटेगा, तो ये बॉन्ड फिर बंद हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और H और OH जो हटा है वो मिलकर वाटर बन जाएंगे। और ये बताइए क्या है, डबल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन है, तो इथेनॉल से क्या बन गया, इथीन बन गया। ऐसे अगर आप प्रोपेनॉल लेंगे तो प्रोपीन बन जाएगा, ठीक है। तो अल्कोहल से एल्कीन बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, और वाटर निकल रहा है। तो जब भी कोई वाटर निकलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन होना। तो डिहाइड्रेट हो जा रहा है यहाँ पर, हिंदी में उसको कह रहे हैं निर्जलीकरण, ठीक है, वाटर हट जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन इथेनॉल की बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दो ही रिएक्शन है इथेनॉल की जो आपको याद रखनी है 10th में। अगला इथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल भी इसका नाम है, और इसके भौतिक गुणधर्म हम पहले देखेंगे, फिर रासायनिक गुणधर्म देखेंगे। तो इथेनोइक अम्ल की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया, इसका सूत्र CH3COOH होता है, और ये रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता है, स्वाद में ये खट्टा होता है, और सिरके जैसी इसकी स्मेल होती है, ठीक है। क्वथनांक यानी कि कितने टेम्परेचर पर ये बॉयल होगा, 391 केल्विन, ठीक है। शुद्ध इथेनोइक अम्ल शीतलन करने पर बर्फ की तरह जम जाता है, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। अगर बहुत ठंडा कर दें तो ये जम जाता है, और जैसे बर्फ होती है उस तरह से नज़र आता है, और बर्फ जमती है तो क्या ग्लेशियर जैसा लगता है। जहाँ पर बहुत सारी बर्फ जमी होती है वहाँ पर ग्लेशियर पे आपने देखा होगा बहुत सारी बर्फ जमी होती है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, ठीक है। अच्छा, क्वथनांक की अगर हम बात करें तो वाटर कितने पे बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि 373 केल्विन पर, और ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा, यानी वाटर से ये थोड़ा सा हायर टेम्परेचर पर बॉयल होता है। अब अगर हम आगे बात करें तो सबसे पहले कहा गया एस्टरीकरण। एस्टरीकरण ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एस्टरीकरण में क्या होता है, एस्टर बनता है। एस्टर क्या होते हैं, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं, मीठी गंध वाले पदार्थ होते हैं, जिनका प्रयोग परफ्यूम में या फ्लेवर्स में किया जाता है। अब एस्टरीकरण में एस्टर कैसे बनता है वो देखिए। इथेनोइक अम्ल, इथेनॉल से रिएक्शन हो रही है, अम्ल की कुछ बूंदें हमें डालनी पड़ती हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल की। तो क्या हो रहा है, देखिए होता क्या है, CH3COO और ये C2H5 ये मिल जाता है, CH3COO, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O और C2H5, ठीक है। तो CH3COO C2H5, CH3COO C2H5, और यहाँ पर जो अम्ल का H+ और इथेनॉल का अम्ल का H+ और इथेनॉल का जो OH नेगेटिव ये मिलकर वाटर बना देंगे। तो ये आपका एस्टर बन जाएगा। ये एस्टर थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर जो एस्टर बनेगा ये क्या है, मीठे फलों जैसी गंध इसमें आती है। जैसे आप जो टॉफ़ी, बिस्किट है ना, ये सब खाते हैं तो उसमें आपको लगता होगा कि इसमें ऑरेंज की स्मेल आ रही है, मतलब ऑरेंज जैसा लग रहा है, या लेमन जैसा लग रहा है, या इलायची जैसा लग रहा है। तो उसमें वो सब कुछ नहीं डाला जाता, क्या, एस्टर डाला जाता है, जो कि एक पर्टिकुलर स्मेल या फिर फ्लेवर प्रोवाइड कर देता है उस सब्सटेंस को, खाने वाले सब्सटेंस को, ठीक है। नेक्स्ट कहा गया है साबुनीकरण। साबुनीकरण में क्या होता है, साबुन बनता है, और ये कैसे मिलता है, यहाँ पर आप देखिए जो एस्टर है भी आपका बना था CH3COO C2H5, ये डबल बॉन्ड और नीचे भी लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं, एक ही बात है। तो ये जो आपका एस्टर बना था CH3COO C2H5, एस्टर का अगर हम जनरल फार्मूला लिखें तो आप लिखेंगे RCOOR, ठीक है। ये R सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, तो एक तरफ आप डैश लगा सकते हैं। और इसकी रिएक्शन जब आप NaOH से करेंगे तो ये क्या है भैया, ये है आपका एस्टर, और इसकी रिएक्शन NaOH से होगी तो क्या बनेगा, RCOO
Na और जो R डैश है वो OH के साथ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा R डैश OH, RCOO Na और R डैश OH। ठीक है, RCOO Na ये आपका सोप होगा, क्या सोप होगा, और ये साथ में आपका एल्कोहल बन गया है। तो सोप कैसे बनता है, साबुन कैसे बनता है, साबुनीकरण कैसे होता है, हम एस्टर की एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं। एस्टर में NaOH की रिएक्शन कराते हैं तो एस्टर टूट जाता है, RCOO वाला हिस्सा Na के साथ चला जाता है और जो R डैश वाला हिस्सा है वो OH के साथ चला जाता है और RCOO Na बन जाता है। RCOO Na के अलावा RCOO K भी हो सकता है, वो भी सोप ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगली रिएक्शन कही गई है कि क्षार के साथ अभिक्रिया। हालांकि आगे अगली रिएक्शन कही गई है क्षार के साथ अभिक्रिया। हालांकि क्षार के साथ अभिक्रिया आप पहले पढ़ चुके हैं। तो CH3COOH जो अम्ल है, अगर क्षार के साथ रिएक्शन करेगा तो अम्ल और क्षार रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, सॉल्ट, और जल बनेगा। ये आपने अम्ल क्षारक और लवण में ये रिएक्शन पढ़ी थी। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उदासीनीकरण में। ठीक है, तो ये आपका क्षारक है और ये आपका अम्ल है, रिएक्शन हो रही है, लवण और जल बन रहा है। तो क्या हो रहा है, CH3COO नेगेटिव Na के साथ जा रहा है और जो आपका OH नेगेटिव है वो H+ के साथ जाके वाटर बना रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी साबुन बन रहा है। तो ये भी आप साबुनीकरण में लिख सकते हैं, RCOO Na बन रहा है। हालांकि आप साबुनीकरण में वही लिखिएगा जो पीछे आपको बताया गया कि एस्टर की रिएक्शन जब हम लोग NaOH से करते हैं तब। हालांकि यहाँ पर भी RCOO Na बन रहा है, बट आप क्या करें, आप जब भी बोर्ड में पूछा जाए तो वही रिएक्शन लिखना, बिकॉज उसका क्या है कि जो एग्जामिनर्स कॉपी चेक करेंगे ना वो प्रीफर करते हैं कि बच्चा वो वाली रिएक्शन लिखे जो NCERT में रेफर करी गई है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया, ये आपकी पहले से पढ़ी हुई है। अम्ल की अभिक्रिया धातु के कार्बोनेट या धातु के बाइकार्बोनेट के साथ होती है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, लवण, और वाटर, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बना करती है। ठीक है, ये पहले ही पढ़ चुके हैं आप। CH3COOH Na2CO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो CH3COO Na H2O और CO2, और ऐसे ही नीचे बन रहा है। नेक्स्ट आगे है साबुन और अपमार्जक। साबुन और अपमार्जक में थोड़ा सा अंतर होता है। साबुन आप घर पे यूज करते होंगे, अपमार्जक भी यूज करते हो, बट आप उसको हो सकता है अपमार्जक नाम से ना जानते हो। साबुन यानी कि सोप, अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट्स। ओके, तो साबुन और अपमार्जक में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि साबुन केवल सॉफ्ट वाटर में यानी कि मृदु वाटर जो होता है, मृदु जल जो होता है उसमें ही काम कर पाता है, जबकि डिटर्जेंट जो होता है कठोर वाटर में भी, हार्ड वाटर में भी काम कर पाता है, समुद्र के पानी में भी काम कर पाएगा। ठीक है, साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं, सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, RCOO Na या फिर RCOO K, ये साबुन का फार्मूला है। ठीक है, तो इनकी खास बात क्या है कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि जैव निम्नकरणीय होते हैं। अगर आप किसी चीज़ को साबुन से साफ करते हैं, धुलते हैं और फिर फ्लश कर देते हैं पानी को, तो जो साबुन के कण पानी में मिले हुए हैं वो मिट्टी में जो है मिलकर नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, डिकम्पोज हो जाएंगे। बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उनको विघटित करके मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन डिटर्जेंट के साथ ऐसा नहीं होता है। डिटर्जेंट जो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, अजैव निम्नकरणीय होते हैं, यानी कि अगर आप किसी चीज़ को डिटर्जेंट से साफ करते हैं, धुलते हैं और पानी के साथ बहा देते हैं तो डिटर्जेंट जो है जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ पर प्रदूषण करेंगे, वो डिकम्पोज नहीं होते हैं, अजैव निम्नकरणीय होते हैं। ठीक है, और क्या बताया गया, साबुन की अगर हम बात करें तो ये एक उदाहरण लिखा हुआ है C17H35COO Na। साबुन केवल मृदु जल में सफाई कर पाते हैं, जबकि अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं। अपमार्जक कठोर एवं मृदु दोनों जलों में सफाई कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे जल में सफाई करना चाहते हैं, कपड़े धुलना चाहते हैं, तो साबुन अगर आप यूज करेंगे कठोर जल के साथ, कठोर जल जिसमें कि सॉल्ट्स घुले हों, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, इस तरह के सॉल्ट अगर घुले हैं तो ऐसा जल जो है कठोर जल कहलाएगा। और उसके साथ अगर आप साबुन प्रयोग करेंगे तो साबुन अच्छे से झाग नहीं बना पाएगा, सफाई अच्छे से नहीं हो पाएगी और पपड़ी जैसी बनने लग जाएगी। वहाँ पर आपको डिटर्जेंट ही यूज करना पड़ेगा। अगर मृदु जल है जिसमें ये सॉल्ट नहीं घुले हुए हैं, लवण नहीं घुले हुए हैं, तो वहाँ तो साबुन काम कर जाएगा,
अदरवाइज अगर कठोर जल है तो वहाँ पर डिटर्जेंट ही काम कर पाएगा। ओके, क्योंकि जो सोप है, साबुन है, वो कठोर जल के साथ स्कम बना लेते हैं, पपड़ी जैसी बना लेते हैं और सफाई नहीं कर पाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और कहा गया है साबुन अणु में क्या होता है। साबुन की अगर हम बात करें तो बेसिकली अभी मैं क्या फॉर्मूला बताया आपको, RCOONA या RCOOK। इसमें जो R वाली चेन है वो काफ़ी लंबी होती है, ठीक है, R वाली चेन काफ़ी लंबी होती है, कई सारे कार्बन एटम्स होते हैं, उसके बाद CO नेगेटिव और Na+, अंत में आयनिक सिरा होता है। क्या लिखा है इसमें, दो हिस्से होते हैं, एक जल रागी सिरा जो कि आयनिक हिस्सा होता है जो कि आपके सामने है, और एक जल विरागी लंबी सी चेन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 2 हिस्से हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर फोटो बनाऊँ, जगह नहीं है, तो कुछ इस तरह से होती है, ये लंबी सी हाइड्रोकार्बन चेन है, अंत में यहाँ पर आपको COO नेगेटिव और Na+ दिखेगा। तो ये वाला जो हिस्सा होता है ये जल विरागी होता है, हाइड्रोफोबिक। ये वाला जो हिस्सा होता है ये जल विरागी होता है, हाइड्रोफोबिक, पानी से दूर रहना चाहता है। जबकि ये वाला जो हिस्सा है ये जल रागी होता है, जल में मिलना चाहता है, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। इसी को घुमा के यहाँ इन्होंने बनाया है, ये वाला हिस्सा जो है ये आयनिक हिस्सा है, आयनिक सिरा है, ठीक है, और ये जल विरागी चेन है लंबी सी, ठीक है। अब तो साबुन के स्ट्रक्चर में अगर आप देखें, साबुन के अणु में 2 हिस्से हो गए, ठीक है, एक लंबी सी जल विरागी चेन और एक अंत में जो है जल रागी सिरा, ठीक है। साबुन को जब आप पानी में घोल देते हैं और साबुन का सॉल्यूशन बन जाता है, सोप सॉल्यूशन बन जाता है, फिर जैसे ही आप उसमें कोई गंदा कपड़ा डालेंगे या जिस भी चीज़ को आपको साफ़ करना है वो जब आप डालेंगे तो साबुन क्या करेगा, कुछ इस तरीके से अरेंज कर लेंगे साबुन के अणु। ये साबुन के बहुत सारे अणु हैं, यहाँ पर जो आपको एंड में ये वाइट हेड दिख रहे हैं ये जल रागी सिरा है, और ये जो चेन दिख रही हैं ये जल विरागी जो है चेन है, ठीक है, जो है लंबी लंबी श्रृंखलाएं हैं, ठीक है, कार्बन की। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये जो बीच में है ये ऑयल एंड डर्ट है, गंदगी है। तो ये जो चेन वाला हिस्सा है जो जल विरागी है, जो पानी से दूर रहना चाहता है लेकिन ये गंदगी में जाके फिक्स हो जाता है, और किनारों पर बाहर की तरफ क्या है, बाहर की तरफ आयनिक हिस्सा है, ठीक है। इसको हम माइसेल कहते हैं, ठीक है, हिंदी में मिसेल बोलते हैं। तो जब आप पानी में साबुन घोल देंगे तो साबुन का जो विलयन बनेगा उसमें जब आप कोई भी गंदी रुमाल या गंदा कपड़ा डालेंगे तो जो भी उसमें ऑयल डर्ट ग्रीस वगैरह होगा तो साबुन का जो जल विरागी सिरा है वो उसमें फिक्स हो जाएगा, और जो जल रागी हेड है वो बाहर रहेगा। और फिर आप क्या करेंगे, कपड़े को एजिटेट करेंगे ब्रश से या पैडल से या पटक पटक कर, तो ये जो साबुन का कण है, हर एक साबुन का कण अपने साथ थोड़ा थोड़ा गंदगी को तोड़ के ले जाएगा, और फिर आप उसको जब वॉश कर देंगे पानी से तो क्या हो जाएगा, सारी गंदगी साबुन के कणों के साथ बहकर चली जाएगी। तो इस प्रकार साबुन जो है वो सफाई करते हैं। तो यहाँ पर साबुन और अपमार्जक किस तरीके से काम करते हैं वो आपने देखा। अपमार्जक कठोर जल में भी सफाई कर पाता है, साबुन केवल मृदु जल में सफाई कर पाता है। ओके, तो ये एक काफ़ी लंबा चैप्टर था। आई होप सभी बच्चों ने बहुत ध्यान से इसको सुना होगा। ज़रूरी नहीं है आप एक बार में पूरा देख लें क्योंकि लंबा चैप्टर है, तो आराम से इसको देखें, रिपीट करके भी देख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीज़ें इसमें जो है मैंने बता दी हैं। फिर भी इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा और आप उनका जवाब कमेंट करके बताएं। आपके घरों में जो LPG सिलेंडर यूज होता है उसमें जो गैस होती है उसमें मुख्य घटक कौन सा होता है, ओके। और दूसरा, जो बहुत सारी बस और ऑटो वगैरह चला करते हैं CNG वाले, उस CNG में मुख्य घटक कौन सी गैस होती है, कमेंट करके बताइएगा। और सभी लोग इस क्लास को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें, और आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिए, ओके।